यस, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ना आपका कोर्स, इसको एक स्ट्रेटेजिक मैनर में स्टार्ट करने वाले हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेटेज ऑफ द टॉपिक। किसकी वेटेज ज़्यादा है पहले हम लोग वो मार्क्स अपने सिक्योर करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपके पूरे कोर्स की बात करूं, मैं आपके बेटा सिलेबस की बात करूं तो यहाँ जितने भी टॉपिक्स हैं उनको ICAI ने कहीं ना कहीं 3 लेवल से उठाया है। वो 3 लेवल कौन से हैं? कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके +1 वाले लेवल के हैं, 10+1 ये आप समझ सकते हैं 11th लेवल के। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो 10+2 लेवल के हैं, और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, जो आपने अभी तक नहीं पढ़े होंगे, क्लास 12 तक नहीं पढ़े थे, लेकिन वेटेज ऑब्वियसली सबकी है। तो ऐसा मैं मान के चलता हूँ कहीं ना कहीं जो 10+1 वाले टॉपिक हैं, जैसे कि BRS हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, फाइनल अकाउंट हो गया, ये आपको रफली फिर भी पता होता है, यस और नो। आपको इसके बारे में पता है कि क्या क्या चीज़ें करनी है। लेकिन कहाँ पर हम कहीं ना कहीं एग्जाम में परेशान हो रहे होते हैं, वो या तो न्यू टॉपिक्स हैं या क्लास 12th में कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं जहाँ पर हम लोग वीक रह गए। ओके, जैसे कि मैं क्लास 12th की बात करूँ तो बेटा यहाँ पर जनरली आप लोग एक पार्टनरशिप पढ़ते हैं और दूसरा क्या पढ़ते हैं? कंपनी अकाउंट्स पढ़ते हैं, यस और नो। लेकिन अब जो कंपनी अकाउंट्स है आपके सिलेबस में वो बस उतना ही नहीं है जितना तुमने 12th में पढ़ा। 12th में तुमने इसके अंदर बस 2 ही टॉपिक पढ़े। कौन कौन से 2 टॉपिक? एक तुमने पढ़ा इशू ऑफ शेयर्स और दूसरा तुमने पढ़ा इशू ऑफ डिबेंचर। लेकिन जब से बेटा ये न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है, इंस्टीट्यूट ने इसके अलावा भी बहुत सारे और भी न्यू टॉपिक यहाँ पर ऐड ऑन कर दिए, जिसका ऑब्वियसली बेस यहीं से जाता है। लेकिन जब तक आप बेस को क्लियर नहीं करेंगे, आप आगे के भी जो फर्दर टॉपिक्स है, रिडेम्पशन एंड बोनस एंड राइट इशू, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, उनको भी अच्छे से नहीं पढ़ सकते। और इसकी अगर मैं वेटेज की बात करूं कंपनीज अकाउंट की, अभी आप लोग पेपर दे के आओ, आपको भी अच्छे से पता होगा, इसकी जो वेटेज है मिनिमम कम से कम 30 मार्क्स का इंस्टीट्यूट बेटा टेस्ट करता है आपको। कंपनी अकाउंट्स 30 मार्क्स का आता है, जो पहले नहीं आता था, बिकॉज पहले इसमें 2 ही टॉपिक थे, इशू ऑफ शेयर्स एंड इशू ऑफ डिबेंचर। अब बाकी और भी 3 टॉपिक जुड़ गए हैं। तो आज की क्लास को हम लोग इससे स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छे से सब लोग बेटा पढ़ेंगे। इन 30 नंबर को सिक्योर करते ही कहीं ना कहीं आपका पास की इंश्योरेंस हो जाती है। ऐसा क्यों सर? क्योंकि बाकी जो 20 नंबर लाने हैं आपको, वो बहुत इजीली आप बेसिक टॉपिक से ला सकते हैं, जैसे कि जो मैंने आपको पहले बताए, BRS, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक हैं जिसमें आमतौर पे बच्चे उतने वीक नहीं होते, वो ठीक ही करते हैं वो सब चीज़ें। फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग P&L तो बना ही लोगे ना, एडजस्टमेंट में दिक्कत आएगी, NPO वो आप काफ़ी हद तक ठीक कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर चीज़ें होती है मेक या ब्रेक। जर्नल एंट्री ठीक है तो मार्क्स मिलेंगे, गलत है तो पूरा क्रॉस होगा। वहाँ कोई सिंपैथी अवार्ड अब तुम्हें नहीं मिल रहा कि ठीक ठीक लगा लो, वहाँ पर बेटा नेगोशिएशन नहीं चलेगी। ठीक है जी, तो इसको बहुत अच्छे से अगर हमने पढ़ लिया तो डेफिनेटली हम लोग की जो मार्किंग होती है वो बहुत ऊपर चली जाती है। जिन बच्चों के भी बेटा स्कोर बहुत अच्छे आए, 90+ भी हमारे स्टूडेंट के स्कोर आए हैं, उनके पीछे अगर रीज़न है उनका कंपनी अकाउंट बहुत स्ट्रांग था, उनके पार्टनरशिप में अच्छा स्कोर रहा होगा डेफिनेटली, तभी 91 आए, या 80+ बहुत सारे बच्चों के आए हैं, तो उसके पीछे यही चीज़ें, उन्होंने कुछ टॉपिक बिल्कुल सिक्योर कर रखे हैं। तो आपको भी बेटा वो डेफिनेटली करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन हैव दैट कन्फर्मेशन कि आप अकाउंट्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले ही पूछा, मुझे 1-2 बच्चे खाली मिले जो अकाउंट्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए, और वैसे कितने सारे बच्चे हैं जो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो भी आपके सामने है। इससे एक बात प्रूव होती है कि अकाउंट्स में बच्चों को उतना पास वाली दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर हम अकाउंट्स को सिर्फ पास और फेल का ही खेल मानते हैं तो यही एक सबसे बड़ी दिक्कत है, क्योंकि अकाउंट जैसा सब्जेक्ट सिर्फ पास होने के लिए नहीं होता बेटा। ये सब्जेक्ट जो बाकी फेल होने वाले पेपर हैं उनको भी पास कराने वाला होता है। जैसे यू ऑल नो आपको मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए, तो वो जो 10 मार्क्स का गैप है, एक्चुअल में तो 50 की एवरेज चाहिए ना, तो जो 10 मार्क्स का गैप है वो कौन पूरा करा सकता है? वो अकाउंटिंग ही पूरा करा सकता है बेटा। एक मैंने बच्चे का रिजल्ट देखा, हमारे स्टूडेंट है, उसके अकाउंट्स में आए हैं 80 समथिंग मार्क, लेकिन बाकी तीनों में जो उसके मार्क्स हैं बेटा वो 40s में हैं, 42, एक में 40 भी हैं और शायद 45। तो वो जो डेफिसिट बना एक पेपर का, 10 मार्क्स की कमी, एक में 8 नंबर की कमी, एक में 5 की कमी, तो 10, 8 और 5 कितना हो गया? 23 मार्क्स की कमी। वो सारी कमी उसने किसमें पूरी कर दी? अकाउंट्स में पूरी कर दी। और वो बच्चा बेटा यहाँ नहीं बैठा, अब वो बच्चा इंटर की क्लास में बैठा, मिलवा दूंगा। ऐसा क्या हुआ कि वो इंटर की क्लास में पहुंच के यहाँ नहीं बैठा? बाकी में तो बेटा उसके भी 40 थे, और तुम भी ऐसे ही हो जिनके बाकी में 40 है और यहाँ बैठे हो। होंगे ना बेटा 40 नंबर?
तुम अपने आप मेरे को और मैं तुमसे रिलेट करूंगा बिना तुम्हारा नाम लिए, और मुझे तुम्हारा एग्जैक्ट स्कोर भी नहीं पता बेटा। तुम पक्का यहाँ बैठे हो जिनके 40-40 की रेंज में भी नंबर हैं, तुम इसलिए बैठे हो क्योंकि तुमने अकाउंट्स में बेटा बड़ा टारगेट अचीव नहीं किया। अकाउंट्स 40-50 का पेपर ही नहीं है। जब तक तुम अकाउंट्स को 40-50 और बस पास होने लायक मैंने पढ़ लिया इतना ही टारगेट रखोगे बेटा, फंसोगे तुम। क्योंकि जहां तुम्हारा लॉ गड़बड़ा गया वो 40 की रेंज में आएगा, इसकी भी तुम्हारी प्रिपरेशन 40-50 वाली है, तो बचाने वाला कोई पेपर ही नहीं होगा। मैथ्स में गड़बड़ हो गई तो वो 40-50 के बीच में तुम्हें फंसा देगा, तुम्हारे पास कवर करने के लिए एक बड़ा पेपर होगा ही नहीं। इसलिए अकाउंट्स के पेपर में आपका कोई टारगेट ही नहीं होना चाहिए बेटा, ओपन टारगेट। जितने ज़्यादा से ज़्यादा आए वो बढ़िया। ये नहीं कि मेरी 50 की तैयारी हो गई, अब सर मैंने अकाउंट्स बंद कर दिया, अब मैं दूसरा तीसरा पेपर पढ़ रहा हूँ। मेरी 60 की हो गई है, 65 की, 70 की। नहीं बेटा, उसको एंडलेस रखो। वो कितना भी आपको हाई मार्क्स दे, आपको फायदा ही होना है। वो गारंटी हो जाती है कि आप बाकी में पक्का पक्का पास होंगे। ऐसा बच्चा मुझे रेयर मिला है, हो सकता है कोई हो, मैं ऐसा नहीं कह रहा नहीं हो, लेकिन रेयर मिला है जिसके अकाउंट्स में 80 या 80+ मार्क्स हैं और वो वैसे फेल है। क्योंकि 80 मार्क्स आने के बाद वो बाकी के जो 40-40 नंबर हैं उसकी कवरेज कर देता है, तो वो फेल कैसे होगा। अब वो सिर्फ फेल तभी होगा जब उसके बाकी 3 सब्जेक्ट में से कोई बहुत ही भयंकर खराब है कि उसमें वो 40 भी नहीं बना पा रहा, अदरवाइज तो वो बच्चा पास है। तो ये स्ट्रेटेजी तुम्हें ऑप्ट करनी है, टाइम ज़्यादा नहीं है। वी आर ऑलरेडी इन द मिड ऑफ मार्च। तो बेटा अब यहाँ से मेहनत शुरू कर दो और अपने कॉन्सेप्ट को ब्रशन अप करो और फास्टर वे में उसको पढ़ो। और यही हमारे इस पर्टिकुलर बैच का नाम है, फास्ट ट्रैक बैच, जिसमें कॉन्सेप्ट मैं एक भी नहीं छोड़ूंगा बेटा, बिलीव मी, एक भी कॉन्सेप्ट तुम्हारा मिस नहीं होगा। हाँ, नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम जरूर हो सकते हैं, और वो भी वो कम होंगे जो सिमिलर वाले हैं, जो आप लोग घर पे इजीली कर लेंगे। उनमें भी कोई डाउट आएगा तो मैं क्लास में लूंगा। तो इट इज डोंट ट्रीट लाइक दैट कि सर ये तो रेगुलर बैच का एक वो सब्स्टिट्यूट हो गया, छोटा बैच। ऐसा नहीं है बेटा, इसमें आपको पूरी की पूरी कॉन्सेप्चुअल कवरेज मिलेगी। कोई भी कॉन्सेप्ट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा कि सर आपने थोड़ा कम समझा दिया, थोड़े एग्जाम्पल कम दे दिए, 1-2 एंट्री आपने नहीं समझी, ऐसा नहीं होगा। एवरीथिंग आई विल मेक यू श्योर कि आपको वो समझ में आए। खाली क्वेश्चंस कराने में थोड़ी कंजूसी हो सकती है, वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि अब जो टाइम बचा है बेटा वो आपको प्रैक्टिस करने का बचा है। तो यहां से भी खड़े हो जाओ, अच्छे से मेहनत करने लग जाओ। तो ये दिमाग में मत रखना कि हमारे इतने मंथ का लॉस हुआ, अभी आप अगले अटेम्प्ट को देखो। कितना टाइम बेटा दिख रहा है अगले अटेम्प्ट के लिए? डेट शीट भी आ चुकी है, तो कितना टाइम दिख रहा है? हाँ जी, 60 डेज दिख रहे हैं, 2 महीना 2.5 महीना इसी के आसपास दिख रहा है। तो बेटा 2 महीना क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। पढ़ते पढ़ते ही 2 महीने कब कंप्लीट हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। ठीक है बेटा, तो पूरी मेहनत करनी है, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शन पहले भी थी, आज भी हैं, कल भी होंगी। वर्ल्ड कप आ जाएगा, IPL आ जाएगा, फेस्टिवल्स आ जाएंगे। ये आपको तय करना है कि आपको फेस्टिवल्स बार बार आते हैं वही इंजॉय करना है कि अपना रिजल्ट पास करके अगली स्टेज में जाना है। ये आप ही का डिसीजन है बेटा। बिलीव मी, एज सच किसी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम फर्क आपको या आपकी फैमिली को पड़ता है। हमारे लिए आप जैसे एक लॉट हैं, अगली बार दूसरा लॉट आ जाएगा। ICA को तो पता भी नहीं कौन सा बच्चा पास हो रहा है नहीं हो रहा। उनको अपनी एग्जाम फॉर्म फी मिल गई, वो बहुत खुश है। उनके लिए तो अच्छा बच्चा नहीं क्वालिफाई करेगा, दोबारा फीस दे। तो फर्क किसको पड़ता है? जब ये जान लोगे ना तो मेहनत डबल ट्रिपल हो जाएगी। हमें पड़ता है, जरूर पड़ता है, लेकिन बेटा हम अपना काम तो नहीं रोक सकते ना। आप अगर क्वालिफाई नहीं करें, हमें नेक्स्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो ये तो साइकिल चलती जाएगी। लेकिन आपको सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है, एंड वी डोंट वांट कि आपको फर्क पड़े। इसलिए पहले सेशन में ही आपके साथ मेरी सिंपैथी पूरी जुड़ी हुई है, एंड आई डोंट वांट टू सी यू अगेन इन फाउंडेशन। इंटर में दिखोगे मुझे बहुत खुशी होगी बेटा, ठीक है जी। फाउंडेशन में मैं अब तुम्हें नहीं देखना चाहता। तुम अगली बार मेरे से मिलोगे तो कहाँ मिलोगे? बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं, उनको हमारे फाउंडेशन के बैच के भी हैं, लेकिन और वो अकाउंट्स में पास भी होंगे, इसकी भी मुझे गारंटी है। लेकिन यहाँ बैठे हैं तो बांध लो बच्चों, मुझे खुद बताओ मुझे कितना दुख होगा कि मेरा बच्चा मेरे से अकाउंट्स पढ़ के अकाउंट्स में पास होने के बावजूद मेरे सामने बैठा हुआ। वो बच्चा कहेगा सर अब मैं आपसे अकाउंट्स में और क्या पढ़ूँ, मेरा तो सैचुरेशन लेवल आ गया। शायद उसके 60 भी नंबर हो, 70 भी नंबर हो, लेकिन उसको बैठना पड़ रहा है कि नहीं बैठना पड़ रहा? वो बैठा हुआ है यहाँ पे। अभी मिलूंगा मैं क्लास के बाद बच्चों से। अभी हम लोग बेटा स्टार्ट करते हैं, ओके, विदाउट एनी टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, पुट द हेडिंग एवरीवन, दैट इज कंपनी अकाउंट्स। कंपनी अकाउंट्स वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट, वेरी प्रैक्टिकल यूनिट, और आपको आफ्टर क्वालिफाइंग CA बेटा ये काम सबसे ज़्यादा करना होता है। तो कंपनी अकाउंट्स के अगर हम लोग सब टॉपिक्स की बात करें तो इसमें क्या क्या सब टॉपिक्स आते हैं, क्या क्या सब टॉपिक्स आते हैं। और बेटा आप लोगों ने अगर अपनी एग्जाम शीट नहीं मंगवाई तो आई अर्ज यू कि प्लीज़ निकलवाना।
और मुझे देना, मैं भी देखूंगा, एनालाइज करूंगा, आपको भी क्लैरिटी मिलेगी। चाहे आप अकाउंट्स में भी धुआंधार तरीके से पास हुए हो, अल्टीमेटली पास नहीं हो पाए क्योंकि, तो तभी भी उसकी आपको शीट निकलवानी है बेटा। ठीक है, आप सोच रहे हो कि सर मुझे सब पता है, मैंने क्या सही किया गलत किया, लेकिन मैं कह रहा हूं तभी भी आपको शीट निकलवानी है। ICA का तरीका अच्छा लगे उससे निकलवा लो, नहीं तो आपके पास RTI का भी ऑप्शन है, आप कैसे भी निकलवा सकते हो। तो बेटा सबसे पहले इशू ऑफ शेयर्स, नेक्स्ट इज इशू ऑफ डिबेंचर्स, नेक्स्ट टॉपिक बोनस एंड राइट्स इशू, नेक्स्ट टॉपिक रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये बेटा 5 टॉपिक्स हैं जिसकी एवरेज वेटेज लगभग 30 मार्क्स के आसपास हो जाती है, सब कुछ अगर मैं मिला लूँ, बी इट ट्रू फॉल्स, बी इट सब्जेक्टिव क्वेश्चन, एवरी क्वेश्चन को अगर मैं मिला लूँ तो 30 मार्क्स के अराउंड ये आपको टॉपिक आ जाते हैं। ठीक है जी, जिसमें से अगर मैं आपके स्कूल लेवल की टॉपिक्स की बात करूँ, ऑल्दो वो भी और डिटेल में है, वो थे ये 2 टॉपिक, और ये जो 3 टॉपिक हैं ये तो हैं बिल्कुल न्यू, जो पहले किसी टाइम पे CA इंटर में होते थे, लेकिन वहां से अब इसको फाउंडेशन में ले आया गया। गॉट इट। लेकिन हम स्टार्ट बिल्कुल इनसे कर ही नहीं सकते क्योंकि हमको बेस चाहिए, जो हमें बेस कहां से मिलेगा, इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिबेंचर से। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपकी इशू ऑफ शेयर्स पे ग्रिप बहुत अच्छी बन जाती है, जो मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आपकी बने, तो बेटा इसके बाद के टॉपिक आपके पास अपने आप आसान हो जाते हैं। इशू ऑफ डिबेंचर काफी हद तक 70% इशू ऑफ शेयर्स पे बेस्ड है। सिमिलरली रिडम्पशन में भी आप वो चीज़ें कॉमन देखेंगे, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो चाहे डिबेंचर हो, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं बाकी के सारे टॉपिक में बेटा तुमसे इशू ऑफ शेयर्स की बातें करूँ, तो इशू ऑफ शेयर पिलर है इन बाकी 4 सब टॉपिक का। ये आपको इशू ऑफ शेयर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो बाकी में भी स्ट्रगल करोगे आप। ठीक है जी, तो पूरी मेहनत से हम लोग इशू ऑफ शेयर पहले तो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, थोड़ा सा फास्ट लिखेंगे आप लोग। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसके अंदर हमें लीगल एक्ट्स कौन कौन से कंसीडर करने पड़ेंगे, उनके कुछ सेक्शंस, उनके कुछ रूल्स। हाउएवर वो सिर्फ इशू ऑफ शेयर्स में नहीं कंसीडर करने, पूरे कंपनीज एक्ट में आपको कंसीडर करने। मैं कभी आपको लॉ सब्जेक्ट का कोई सेक्शन पढ़ाऊंगा, कभी कोई और, आपको लगेगा लॉ की क्लास चल रही है, बट बेटा वो सिर्फ इनिशियल लेवल पे होगा, खाली बैकग्राउंड बनाने के लिए होगा ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। गॉट इट एवरीवन। तो बेटा कौन कौन से हमको इसके साथ छोटे मोटे एक्ट के प्रोविजन पढ़ने पड़ेंगे। कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013, देन सेबी एक्ट 1992 एंड कुछ और कंपनी के ही रूल्स। एक कंपनी की बेटा रूल बुक भी है, शायद आपको पता हो, तो वो कंपनी के रूल बुक में जो 13 में तो एक्ट आया, इसके बाद रूल्स अलग अलग बुक में आने लगे, 14 में 15 में, तो वो रूल्स भी कुछ बातें करते हैं, उनको भी हम लोग यहां पर समझेंगे। ओके जी, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी की। हाँ जी बेटा, कंपनी कितनी प्रकार की होती है? हाउ मेनी काइंड ऑफ कंपनीज कैन बी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया? पब्लिक, प्राइवेट और 1 पर्सन कंपनी। तो हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, कौन कौन सी? पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ऑल्दो 1 पर्सन इज अ पार्ट ऑफ प्राइवेट ओनली, बट स्टिल हम अलग से लिखेंगे। 1 पर्सन कंपनी, जिसको प्यार से बोला जाता है OPC, इसको प्यार से हम लोग OPC भी बोलते हैं। ओके जी, तो बेटा क्या ये तीनों कंपनियां शेयर इशू कर सकती हैं पब्लिक को? इशू ऑफ शेयर्स क्या सारी कंपनी कर सकती हैं? ओनली पब्लिक कंपनी कैन इशू शेयर्स, नाइदर प्राइवेट कंपनी नॉर OPC। खाली पब्लिक कंपनी को ये पावर दी गई है कि वो पब्लिक को शेयर इशू करके उससे पैसा उठा सकता है, सोर्स ऑफ फाइनेंस उससे ले सकता है। तो सर ये पता कैसे चलेगा ये जो कंपनी है ये पब्लिक है कि प्राइवेट है कि OPC है? और यही नहीं पता चलेगा तो आप कैसे काम करेंगे? हाँ जी, किससे?
नेम से पता चल जाता है। तो इनके नेम कैसे होते हैं जरा उसको जानते हैं। बेटा अगर कोई पब्लिक कंपनी होगा तो इसका नेम कैसे होगा? इसके आगे क्या लिखा होगा? या तो लिखा होगा पूरा पब्लिक लिमिटेड, और या फिर क्या लिखा होगा? लिमिटेड। और इसको एलटीडी भी लिख सकते हैं या पूरा लिमिटेड भी बेटा लिखा जा सकता है। प्राइवेट कंपनी के नेम के बारे में कैसे पता चलेगा? क्या लिखा होगा? प्राइवेट लिमिटेड लिखा होगा बेटा, पीवीटी एलटीडी। और अगर 1% कंपनी है तो इसके लिए 1% कंपनी है, ओपीसी लिख देते हैं। तो बेटा ये इसकी नेमिंग है, इसको नेम कैसे ही दिया जाता है। तो सर इसका क्या मतलब है? हमारे जितने भी क्वेश्चन होंगे XYZ, ऐसे ही होता ना मिस्टर एक्स या XYZ, उसके XYZ के आगे क्या लिखा होता होगा? XYZ पब्लिक लिमिटेड या XYZ लिमिटेड। सारे क्वेश्चन कभी आपने ऑब्जर्व किया हो, बिकॉज अगर उसके आगे लिमिटेड नहीं लिखा या पब्लिक लिमिटेड नहीं लिखा तो उसके बाद पावर टू इशू ही नहीं है, फिर वो क्वेश्चन कहां से आपसे करवा। गॉट इट? तो वो भी आपको बेटा यहां पर देखना है। चलो जी, अब हम लोग बात करते हैं कि जो कंपनी है और शेयर इशू करती है, ये शेयर इशू करने का प्रोसीजर स्टार्ट कैसे होता है। सो नाउ स्टार्ट टेकिंग एग्जाम्पल। हमारे पास एक कंपनी है XYZ लिमिटेड बेटा, और ये शेयर इशू कर रही है। तो हम लोग पहले बात करते हैं शेयर की। ये शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब होता है एक हिस्सा, एक पार्ट, या कह सकते हैं हम लोग बहुत सारे में से एक यूनिट। एक शेयर है आपके पास, मतलब आपके पास एक यूनिट है, एक पार्ट है आपके पास आउट ऑफ वेरियस पार्ट्स, उसको बोलते हैं शेयर। तो बेटा आपको शेयर मिलेगा तो आपको किस चीज का अधिकार मिल जाता है? वो मिल जाता है कि नहीं? राइट टू वोट। कहां पर वोट करेंगे बेटा? इलेक्शन में? वो तो वैसे भी कर सकते हैं अगर आप सिटीजन हैं। कंपनी में, कंपनी के कहां पर करेंगे बेटा? डिसीजन मेकिंग में। बेटा आपको कैसे पता चलेगा कंपनी में डिसीजन मेकिंग का टाइम चल रहा है? आप रोज कंपनी जाएंगे, पूछेंगे कोई डिसीजन चल रहा है क्या, मैं आऊं वोट करने? हाँ जी, नोटिस आता है कि कोई डिसीजन होने वाला है, वोट कर सकते हैं तो कर लें, ऐसा बोलते हैं। क्या डिसीजन का नोटिस आता है? डिसीजन तो बेटा बहुत होते हैं कंपनी में, रोज ही डिसीजन होते हैं। नया सप्लायर किसको रखना है, मशीनरी कहां से लेनी है, क्या ये डिसीजंस नहीं है? पैसा कहां से उठाना है? तो क्या आपका वोट लेना शुरू कर देंगे वो कि किस कस्टमर को सामान बेचें? आप बोलेंगे तो बेचेंगे, नहीं तो नहीं बेचेंगे। अभी तक मैंने आपसे वर्ड डिसीजन सुना और कुछ नहीं सुना। सिग्निफिकेंट डिसीजन। तो बेटा सिग्निफिकेंट डिसीजन का वो आपको मेल भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे। क्या बड़ा डिसीजन लेना है, हम लोग कंपनी के लिए कार खरीद रहे हैं जिसमें कंपनी के डायरेक्टर अलग अलग मीटिंग के लिए जाएंगे, ये सिग्निफिकेंट है, आप दो बेटा अपना राइट, वोट दो कि खरीदें कि ना खरीदें। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। सिग्निफिकेंट इज अ वेरी सब्जेक्टिव टर्म बेटा, डिप्लोमेटिक टर्म है। आई एम नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड आंसर। तो डिसीजन तो मैंने बोला बहुत सारे होंगे, सब में तुम्हें मैं अलाउ कर दूं? तो वो तो डायरेक्टर्स ही ले रहे हैं, तो तुम्हारी क्या जरूरत? मतलब डायरेक्टर जो भी डिसीजन ले रहे हैं उसमें तुम्हें, अच्छा डायरेक्टर को इलेक्ट करने का डिसीजन एक शेयर होल्डर से मांगा जाएगा कि इस डायरेक्टर को इलेक्ट करें कि ना करें। आई एम आस्किंग, मेरे पास बेटा ऑनलाइन आंसर आ चुका है। आई एम आस्किंग कि ऐसा क्या होगा जब तुम्हें बुलाएंगे, तुम कह रहे हो सर डिसीजन लेंगे और फिर डिसीजन के एग्जाम्पल दे रहे हो मुझे। ऐसा क्या इवेंट होता है जब कंपनी तुम्हें राइट टू वोट का अधिकार दिलवाती है, अलाउ करती है? क्या हमारी कंट्री में हमें रोज अलाउ कर रहे हैं वोट दो? अभी कर सकते हैं वोट बेटा, अभी कुछ मंथ पहले वोट दे के आया हूं मैं, आप भी देकर आए होंगे, इस महीने दे के आओ, बोलो मेरा तो मन कर रहा है। क्या कंट्री में डिसीजंस नहीं हो रहे? क्या बड़े बड़े डिसीजंस नहीं हो रहे बेटा? रोज हो रहे हैं। कौन कह रहा नहीं हो रहे? बल्कि शायद जिन दिनों में इलेक्शन चल रहा था तब कोई डिसीजन नहीं था। अभी हो रहे हैं डिसीजन, आजकल चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? सर हर टाइम चलते रहते हैं और बड़े बड़े डिसीजन भी होते हैं। तो क्या हमसे राय ली जा रही है? अभी मोदी जी यूएस गए, अभी आज मॉरिशस गए हैं कुछ मीटिंग के लिए, मुझे तो नहीं बुलाया उन्होंने, मुझे तो नहीं बोला कि आप डिसीजन दो, आप वोट करो तो मैं जाऊं, नहीं तो यहीं बैठूं दिल्ली में। वो तो चलेगा बेटा मेरे से बिना बात करे। और क्या पता बड़े बड़े डिसीजन लेकर आए, वहां पर बड़े बड़े पैक्ट साइन करके आए, इंडिया मॉरिशस के कुछ मेमोरेंडम साइन करके आए, मेरे को तो नहीं बुलाया बेटा उन्होंने। तुम कह रहे हो डायरेक्टर को जब अपॉइंट करेंगे निकालेंगे तो हमें बुलाएंगे।
बेटा बुलाया इवेंट पे जाता है, किसी एक पर्टिकुलर डिसीजन के लिए नहीं बुलाया जाता। और वो इवेंट क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? वो इवेंट होता है एनुअल जनरल मीटिंग, AGM। पढ़ चुके हैं लॉ में, लेकिन दिमाग अभी नहीं चल रहा। AGM पे बुलाते हैं। और अगर कोई और बहुत जल्दी जरूरत पड़ गई, कभी बेटा इलेक्शन भी होता है ना कि टाइम से पहले भी हो जाता है, बीच में भी हो जाता है। वैसे तो 5 साल के लिए गवर्नमेंट आई, लेकिन क्या पता आगे का सरकमस्टेंस 2 साल में इलेक्शन हो जाए, री इलेक्शन हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो जाते हैं बेटा। सब इलेक्शन होते हैं, जिसको बाय इलेक्शन भी बोलते हैं। वो सीट खाली हो गई, वो जो भी वहां पर MLA था, MP था, एक्सपायर हो गया, वो जगह ही खाली हो गई, वो वाली प्लेस, तो उसका दोबारा इलेक्शन होगा। या मान लो बिल्कुल कोएलिशन गवर्नमेंट थी और कुछ लोग भाग गए गवर्नमेंट में से, टूट गई सरकार गवर्नमेंट, तो दोबारा से इलेक्शन होगा। ऐसा बहुत बार हुआ है बेटा हमारी हिस्ट्री में। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? एकदम से मीटिंग बुलानी पड़ी, क्या बोलते हैं? हाँ जी, पढ़ा है कुछ कि नहीं? AGM होती है, एक दूसरी क्या होती है? EGM। EGM की बेटा फुल फॉर्म क्या होती है? इमरजेंसी जनरल मीटिंग होती है। क्या होती है बेटा? चलो, एक तो तुम्हारा ये होमवर्क है, तुम्हें इसकी फुल फॉर्म ढूंढनी है। लॉ मैंने बोला था मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लॉ तुम्हें खुद पढ़ना है। तुमने पढ़ा नहीं हुआ, ये कंपनीज एक्ट नहीं पढ़ा आप लोगों ने बेटा? जो उसमें नहीं, चलो फिर तो बिल्कुल ढूंढ के लाना। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग होती है बेटा, इमरजेंसी जनरल मीटिंग नहीं होती। ठीक है, सब मेरे से ही पूछ लो नलायकों, गूगल तुम्हारा बस दूसरे कामों के लिए ही है, जिसमें कुछ अलग काम होते हैं। इमरजेंसी रिलेटेड काम हो सकते हैं, लेकिन मीटिंग का नाम इमरजेंसी जनरल मीटिंग नहीं है। ठीक है बेटा, तो तभी वोट करेंगे। ऐसा नहीं है कोई बड़ा टास्क हो रहा है आपके लिए है वो इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर वो AGM EGM में लिस्टेड नहीं है तो आपको नहीं बुलाया जाएगा बेटा। ठीक है जी, तो राइट टू वोट मिलता है। दिस इज द बेस्ट थिंग इफ यू आर अ शेयर होल्डर ऑफ सम पर्टिकुलर कंपनी। फिजिकल जा सकते हैं तो फिजिकल अटेंड करिए। ज़्यादातर जो कंपनीज हैं लिस्टेड बड़ी बड़ी, वो महाराष्ट्र बेस्ड हैं, तो हम मुंबई तो चले नहीं जाएंगे। ठीक है जी, मुंबई तो चले नहीं जाएंगे समोसा कोल्ड ड्रिंक खाने पीने के लिए। तो हमारे पास एक और तरीका होता है वोटिंग करने का। कौन सा होता है? E-वोटिंग। हमारी ईमेल पे पूरा आ जाता है एजेंडा क्या है, और आपको ऑप्शन के तौर पे यस नो मे बी ऐसा आपको रिप्लाई करना होता है और आपका वोट सबमिट हो जाता है। डन। तो ये आपको राइट टू वोट मिलता है। यहां तक की बात, यहां तक की चर्चा सबको क्लियर हो गई। अब अगर मैं पब्लिक कंपनी हूं ऑब्वियसली तभी मैं शेयर इशू कर सकता हूं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? आई एम अ पब्लिक कंपनी, आई वॉन्ट टू इशू शेयर बिकॉज आई वॉन्ट सम फंड्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ माई कंपनी, for expansion of different project or starting of some projects. I want money, I want funds. पर मुझे फंड कितने चाहिए कौन तय करेगा? मुझे 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो बेटा क्या मैं 10 करोड़ रुपए पब्लिक से उठा सकता हूं? हाँ जी बेटा बोल सकता हूं। 1 करोड़ शेयर इशू कर रहा हूं, 10 रुपए का 10 करोड़ आ जाएगा। या इसके ऊपर कोई रेगुलेटरी बॉडी चेक करेगी? तो पब्लिक कंपनी को पहले जाना पड़ेगा सेबी के पास अपनी रिपोर्ट लेकर। सेबी आपकी बेटा रिपोर्ट डिटेल्ड में चेक करेगी, वो बनती भी डिटेल में ही है, फ्यूचर प्रोजेक्शंस के ऊपर बनती है कि मुझे पैसा चाहिए, इस पैसे से मैं ये करूंगा वो करूंगा, इतना प्रॉफिट होगा, फिर शेयर होल्डर का शेयर का प्राइस बढ़ेगा, डिविडेंड भी दे सकता हूं और अल्टीमेटली उनको फायदा होगा। और आपके बिजनेस के प्रोजेक्ट पे बेस्ड आपको ये सेबी क्या ग्रांट करता है? लिमिट ग्रांट करता है। ये लिमिट बेटा फिक्स्ड नहीं है, ये लिमिट फिक्स्ड नहीं है। अगर आपका काम छोटा मोटा है तो फिर आपको लिमिट भी छोटी मोटी दी जाएगी। और अगर आपका काम बहुत बड़ा लेवल पे आप कर रहे हैं बेटा, कोई फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो आपकी लिमिट भी सेबी बढ़ा सकता है। लेकिन ये सैंक्शन तुम्हें कौन देगा? ये सेबी देगा। और वो जो आपको कैपिटल अलाउ करे उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल। सेबी ने आपको कितनी कैपिटल के लिए ऑथोराइज किया, कितनी कैपिटल का आपको सेबी ने लाइसेंस दिया, और आपको बेटा इसके अंडर ही रहना है। यू कैन नॉट एक्सीड ऑथोराइज शेयर कैपिटल। इट इज जस्ट लाइक द लाइसेंस यू आर कैरिंग, जो आपके पास है बेटा। आपके पास कार का लाइसेंस है, लाइट मोटर व्हीकल, क्या बेटा कमर्शियल व्हीकल चला सकते हो उससे? सर मैं तो ट्रक चला लेता हूं उसी से, बेटा चालान कट जाएगा। और अगर मेरे पास कार का लाइसेंस है, क्या मैं सड़क पे पैदल चल सकता हूं?
कोई चालान तो नहीं काटेगा कि भैया लाइसेंस है कार का, बिना कार के कैसे घूम रहे हो? ऐसा होगा क्या? साइकिल चला रहा हूँ मैं, दिक्कत है कोई? चालान तो नहीं कट जाएगा कि तुम्हें साइकिल को चला रहे हो, कार का लाइसेंस दे रखा है? कोई दिक्कत नहीं है। कम में रह सकते हैं लेकिन उसके बियॉन्ड नहीं रह सकते बेटा। ओके, हैवी मोटर व्हीकल, ट्रक, प्लेन, कुछ और तुम नहीं चला सकते जो तुम्हारे पास लाइसेंस है। बात समझ में आई? ओके जी, क्लियर है सब लोगों को? यस और नो? तुम्हारे पास 2 व्हीलर का लाइसेंस है, वो भी अलग बनता है। ओके, तुम फ्रेंड्स के साथ गए घूमने मस्ती में, तो वो चला रहा है जिसके पास लाइसेंस है, 2 घंटे से ड्राइव हो रही है, तुमने 2 घंटे के बाद बोला अब कार तुम्हारा भाई चलाएगा, और सामने से चाचा आ गए, पकड़ लिया तुम्हें भाई को, और फिर बेटा सारी वसूली कर लेंगे वो। ठीक है जी, तो तुम्हारे पास जो लाइसेंस है ना, किसी और का लाइसेंस तुम्हारे लिए नहीं चलेगा। तुम्हारे पास जो लाइसेंस है उसके विद इन रहो। वो इट्स जस्ट लाइक एन अम्ब्रेला। वो अम्ब्रेला की तरह तुम्हें छांव देगा, लेकिन तुम्हें उसके नीचे रहना पड़ेगा बेटा। अम्ब्रेला के ऊपर खड़े हो गए, छांव मिलेगी? कुछ फायदा होगा? नहीं होगा, पेनल्टी और लग जाएगी। इसलिए बेटा आपको ऑथराइज के नीचे ही रहना है। बात समझ में आ गई? दिस इज द मैक्सिमम लिमिट सैंक्शन बाय द सेबी एज पर विच यू कैन इशू शेयर्स टू द पब्लिक। लेकिन सर मुझे तो लिमिट मिल गई 10 करोड़ की, लेकिन मुझे अभी 10 करोड़ रुपए नहीं चाहिए, मेरा काम अभी 2 करोड़ से हो जाएगा। कोई भी बिजनेस करते हैं तो पहले दिन ही पूरा पैसा नहीं लग जाता, धीरे धीरे लगता है। तो अभी मुझे 2 ही करोड़ चाहिए, क्या मैं बेटा 10 करोड़ इशू कर दूं? नहीं, मैं 2 करोड़ की कैपिटल पब्लिक से मांगूंगा। कुछ महीने बाद क्या मुझे दोबारा लाइसेंस लेने की जरूरत है, या अभी भी मैं लाइसेंस के विधि नहीं हूं? क्या मैंने लाइसेंस अपना पूरा यूज कर लिया? नहीं, तो 2 करोड़ लिमिट यूज करी है। जब तक बाकी 8 करोड़ यूज नहीं करूंगा, मुझे सेबी के बाद दोबारा चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। गॉट इट एवरीवन? अब ये सारी चीजें और ऑथोराइज कैपिटल और हमारे बिजनेस प्रोजेक्ट्स अपकमिंग, और आज तक हमने क्या किया, पास्ट डेटा, ये बेटा सारी चीजें हम लोग एक डॉक्यूमेंट में लिख के देते हैं शेयर होल्डर्स को या प्रोस्पेक्टिव शेयर होल्डर्स को। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं बेटा प्रोस्पेक्टस। ये प्रोस्पेक्टस कई प्रकार का होता है, बहुत तरह का होता है। वो आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा है भी, फिर तो पढ़ने की जरूरत भी नहीं अगर नहीं पढ़ा। वैसे मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता देता हूँ, अभी 2 ही तरह के हम लोग लेते हैं। एक होता है बेटा फिजिकल प्रोस्पेक्टस, जो किसी जमाने में चलता था, आजकल नहीं चलता। इसमें जैसे आप लोग कभी नए कॉलेज में या किसी भी नई जगह विजिट करते हो, नए इंस्टीट्यूट में, तो आपको ब्राउचर टाइप एक चीज दी जाती है, आप कह सकते हो उसको पतली सी बुक या कुछ उनकी अचीवमेंट्स। इट कैन बी पैम्फलेट एज वेल, सिंगल पेजर, जिसमें उनकी सारी अचीवमेंट और फ्यूचर में वो क्या करने वाले हैं वो अपने बारे में अच्छाइयाँ बताते हैं। तो वो हो गया फिजिकल प्रोस्पेक्टस। आजकल फिजिकल प्रोस्पेक्टस कम चलता है, बिकॉज बेटा ट्रीज को बचाना है, पेपर को खराब नहीं करना। तो इस फिजिकल प्रोस्पेक्टस का नाम क्या हो गया? ई प्रोस्पेक्टस। बस इसके सामने ई लग गया। आजकल हर चीज ई हो रही है कि नहीं? ई लर्निंग, आपको बुक्स, वीडियोस, एवरीथिंग, स्टडी मटेरियल ई मोड में मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक मोड में। आप अपना प्रिंट करा लो, एक अलग बात है, नहीं तो पीडीएफ उसकी देख सकते हो। ये बेटा बच्चे पढ़ रहे हैं बहुत सारे ऑनलाइन, ये बेटा फिजिकली हमें देख पा रहे हैं, या हम इनको फिजिकली देख पा रहे हैं, या ई मोड में देख पा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड में देख पा रहे हैं। तो ये चीजें रिसोर्सेज को बचाती है। हमारी कैपेसिटी बस इतनी है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो बाकी बच्चों के साथ हम कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं? ई मोड। सिमिलरली फॉर कंपनी, ई मोड के थ्रू अब पूरे इंडिया में शेयर्स खरीदे बेचे जा सकते हैं। किसी को किसी से मिलने की आवश्यकता नहीं है बिल्कुल भी। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? ठीक है जी। अब शेयर इशू करने का थोड़ा सा हम लोग प्रोसेस जान लेते हैं बेटा। आपको किसी कंपनी का शेयर चाहिए तो आपके पास क्या होना चाहिए? डीमैट अकाउंट होना चाहिए। वेरी गुड। ये डीमैट अकाउंट कैसे पैदा होता है? हाँ जी, कैसे, कहाँ मिलता है बेटा? यस यस यस, आवाज में दम नहीं है तुम्हारे। ऑनलाइन एप्स होती हैं, वहां पर बेटा डीमैट अकाउंट खुल जाता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल दे सकते हो? हाँ जी, ग्रो ऐप है बेटा, जेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजल वन, और भी बहुत सारी हैं वैसे, लेकिन पॉपुलर तो यही है। ठीक है बेटा, इसमें आपका डीमैट अकाउंट खुल जाएगा। और वो आपका डीमैट अकाउंट किससे लिंक होगा?
आपके बैंक अकाउंट से, क्योंकि पैसा तो वहीं से जाएगा ना बेटा, कोई कैश मनी तो ट्रांसफर हो नहीं रही शेयर खरीदने बेचने के लिए। शेयर बेचोगे तो भी वो पैसा तुम्हारे बैंक अकाउंट में वापस आएगा, यहीं से पैसा जाएगा अगर तुम्हें परचेजिंग करनी है, और यहीं पैसा वापस आ जाएगा जब तुम सेल करके पैसा विड्रॉ कर रहे हो। पहले वो डीमेट अकाउंट में पड़ा रहता है, तुम्हें विड्रॉ करना है मैन्युअली खुद से तो उसी टाइम कर लो, नहीं तो आफ्टर सम डेज अगर कुछ ट्रेडिंग हो ही नहीं रही तो ऑटोमेटिकली तुम्हारे सेविंग में आएगा ही आएगा। और ज़्यादातर अब डीमेट पे होल्ड नहीं रखते, कुछ दिन रखते हैं कि तुमने दोबारा इमीडिएट परचेज करनी हो तो वहीं पे हो, अदरवाइज इट्स अ क्लिक ऑफ अ सेकंड प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पहले तो आपको शेयर बाय करने के बाद भी वो T3 डेज पे आपके अकाउंट में दिखते थे, अब तो T+1 है, अगले दिन ही आपके अकाउंट में आ जाते। T+1 मतलब ट्रांजेक्शन +1। हो सकता है कुछ वर्ड्स आपके लिए टेक्निकल हो, लेकिन तभी भी सुन लो, ओके, सुन लो, ताकि आपको पता चलेगा कि ये चीज़ें भी साथ साथ होती हैं। ये बात बेटा समझ में आ गई सबको, यस और नो? चलो जी, अब मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट होगा जो आपको देना होगा तब आपका डीमेट अकाउंट ओपन होगा? आपने कहा ना डीमेट अकाउंट ओपन करना, पैन कार्ड देना पड़ेगा, पैन कार्ड देना पड़ेगा। ओके जी, पैन कार्ड दे दिया। तो पैन कार्ड इज द मेजर डॉक्यूमेंट थ्रू विच डीमेट अकाउंट कैन बी ओपन। हालांकि आधार कार्ड वगैरह भी लेते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कार्ड क्या है? पैन कार्ड। पैन कार्ड का बेटा फुल नेम परमानेंट अकाउंट नंबर, यही होता है किसी के पास यहाँ पर पैन कार्ड? कैसे कलर का होता है? ब्लू कलर का होता है। ओके बेटा, तो ऐसे ही मान लो जो कंपनी है जो अपना शेयर इशू कर रही है, उसको आपके बारे में कौन कौन सी जानकारियां चाहिए, क्योंकि बेटा वो सबको तो कई बार शेयर इशू नहीं करेगी, उसके शेयर थे कम और लोगों का सब्सक्रिप्शन आ गया ज़्यादा, अब उसको फिल्टर करना है किसको दूं और किसको मना करूं, ऐसे ही करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? सब्जी है कम, खाने वाले हैं ज़्यादा, कुछ को तो भगाना पड़ेगा ना। तो किस बेसिस पे मना करें कि हम तुम्हें शेयर नहीं दे सकते? हाँ जी, बेटा शक्ल से दिखता है कि डिफॉल्ट करने वाला कौन है, कौन नहीं करने वाला। बोलो। तो बेटा क्या मेरे पास पावर है कि मैं किसी के अकाउंट के थ्रू उसकी पास्ट ट्रांजैक्शंस का भी एक्सेस ले लूं? क्रेडिट स्कोर वगैरह हेल्प करता है। अगर किसी ने बेटा कोई क्रेडिट लिया ही नहीं हुआ तो उसका तो कोई स्कोर ही नहीं है, तो क्या उसको शेयर नहीं मिलेगा? हाँ जी, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट स्कोर नंबर, वो मुझे ज्ञान नहीं चाहिए बेटा। मैं तो तुमसे पूछ रहा हूं कि कंपनी को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए जिससे वो फिल्टर करे कि इस व्यक्ति को शेयर होल्डर बनाऊं कि ना बनाऊं। मेरे पास डिफॉल्ट की बात आई तो मैंने कहा कि प्रीवियस उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो कहां से डिफॉल्ट क्या कुछ और, वो तो न्यूट्रल लेवल पे है ना, अच्छा ना बुरा। न्यूट्रल लेवल तो ना अच्छा ना बुरा होता ना, पहली बार ही इस ट्रेडिंग सेशन में आया वो। हाँ जी, सोचो सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, फिर मैं आऊंगा अल्टीमेट आंसर पे। तुम सोचते नहीं हो, सबसे बड़ी कमी यही है। और फिर तुम सोचते हो पेपर में सीधा सीधा ही तुम ब्लाइंड खेल रहे हो, सीधा आतंकी वाला काम पेपर में ही करेंगे 3 घंटे में, वहां बेटा ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं होता। सोचो सोचो सोचो, कंपनी को तुम्हारी क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए जिससे वो फिल्टर करेगी या किस बेसिस पे बताएगी कि इसको शेयर होल्डर बनाऊं या भगाऊं। हल्का सा ना बंद हुआ था ट्रिप टाइप, तो ये सिस्टम बंद हो गया, अभी ऐसे आ रहा है। 1 सेकंड का लाइट गई थी, ये सिस्टम भी बंद हो गया था, ये भी अपने आप हुआ, अपने आप। ये देखो शायद एक्सप्लिट बंद हो गया कि क्या हो गया, चल रहा है, इस पे स्क्रीन हट गई, इसको इस पे शिफ्ट करना है बस। तो इधर ले आओ ना इसको। 12:15 बैन नहीं अगली क्लास, 12:15 बजे ना अगली क्लास। हाँ भाई सोच लिया, देखो मेरे पास ऑनलाइन आंसर आ चुका है। फिर तुम बोलते हो सर ऑनलाइन वाले बच्चे चैट जीपीटी से देखते हैं,
ये आंसर तुम ढूंढो जरा चैट जीपीटी पे, तुम्हें मिल जाए तो। मेरे क्वेश्चन के आंसर चैट जीपीटी पे नहीं मिलेंगे तुम्हें अपना ही दिमाग, अपना ही जीपीटी चलाना पड़ेगा बेटा। क्वांटिटी के बेसिस पे बेटा जो आईपीओ होता है ना, उसमें क्वांटिटी फिक्स रहती है जनरली। चाहे तुम कितने भी करोड़पति हो, तुम्हें वो 15-17 हज़ार ही तुम्हें देने हैं, वो इसी के आसपास रहता है। हाँ जी, स्मॉल वालों को हटा देंगे। तो बेटा एक छोटा इन्वेस्टर जो है, आपके जैसा मेरे जैसा स्मॉल, ये तो बेटा कभी इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता अपनी लाइफ में। और गवर्नमेंट भी हो चाहे एक्ट भी हो, या सब लोग हो, क्या छोटे लोगों को बेटा इकोनॉमी के सिस्टम से हटाएंगे, या उनको तो और कोशिश करेंगे कि वो आए मेन स्ट्रीम में? मैं भी फुल ओवर की ही बात कर रहा हूँ। अंडर में और पार में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दिक्कत ही जब ज़्यादा फ्लड आए एप्लीकेशन का तभी है, उसी की तो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट बेटा छोटे लोगों को क्या मेन स्ट्रीम पे जाने से रोकेगी, या उनको तो और अलाउ करती है कि जो पुअर लोग हैं, प्राइवेट स्कूल्स में बोल रखा है 10% सीटें आपको उनके लिए रिजर्व रखनी है कि वो भी बेटा पढ़ें अच्छे स्कूल्स में, बाकी जगह भी उनके लिए बहुत चीज़ें हैं, तो उनको तो मना नहीं कर सकते। ऐसे तो बड़े लोग अमीर और अमीर ही अमीर होते जाएंगे, हम लोगों का क्या होगा? बताओ बेटा फटाफट से। मेरे पास यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे आंसर्स आ चुके हैं और आपसे नहीं आए। हाँ जी, सॉरी, मेरी तो कोई हिस्ट्री नहीं है बेटा, मैंने तो ये बात कर दी थी। पहला दूसरा क्या, पहली बार ही शेयर खरीद रहा हूँ। कौन सा एरियर, कभी खरीदा ही नहीं इससे पहले। हाँ जी, प्रोराटा बेसिस पे कर दूं सबको कि जो जितने मांग रहे हैं उससे कम दे दूं, बस दैट्स इट, प्रॉब्लम सॉल्व। ये तो बहुत कम दिमाग लगाने वाली बात हो गई, आसान काम हो गया है। तो कितना कमाता है वो तुम्हें अपनी पर्सनल आईटीआर देगा, या अपना बैंक अकाउंट का तुम्हें पासवर्ड देगा बेटा कि मैं कितना कमाता हूं? बताओ 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 बताओ। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस बेटा। अगर मैं क्लास में रख दूं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो हो सकता है जो होशियार बच्चे हैं बस वो घर से लेट निकले हों, यही दिक्कत है। मैं तो होशियार बच्चों को पढ़ा ही नहीं पाऊंगा। कंपनी को बेटा अपनी ग्रोथ भी तो देखनी है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व अगेन कम दिमाग चलाने वाला फॉर्मूला है। जो पहले आया उसको पहले शेयर दे दो, और उसमें तो बेटा फिर वो भी आ जाएगा जो डिफॉल्टर होगा। खुद सोचो बेटा, अपनी कंपनी मान के कि मेरी कंपनी है और मुझे शेयर होल्डर चाहिए, तुम किस बेसिस पे चाहोगे? तुम टीम बना रहे हो बेटा, टीम ही तो है जो तुम्हारे साथ ग्रो करेगी, तुम्हें हेल्प करेगी ग्रो करने में, फिर तुम भी उसको कुछ फायदा दोगे। क्या तुम अपनी टीम कच्ची चाहते हो? जो पहले आ जाए उसको टीम में रख लेते हो? कभी क्रिकेट मैच खेला हो तुमने? जो पहले आएगा फटाफट मेरे पास, मैं उसको नाम लिख दूंगा टीम पे, ऐसा होता बेटा। हाँ जी बोलो। वो तो बेटा डायरेक्टली इनडायरेक्टली शेयर ले ही लेते हैं। क्योंकि आईपीओ में सबसे पहले हम उनको देते हैं जो हमारे करीब के होते हैं, हम किन्हीं लोगों को इशू करते हैं। ठीक है बेटा, हमने एक वो लॉट निकाल दिया, गुड आंसर। ये भी एक होता है क्राइटेरिया। इसॉप दे दिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, डायरेक्टर्स को दे दिए, स्वेट इक्विटी शेयर दे दिए, कुछ भी नाम से कुछ परसेंट तो हमने बांट दी। लेकिन अब बाकी का क्या? बाकी भी तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, उससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ता। वो खाली 5% के आसपास चलते हैं बेटा। 5% में भी बहुत लोग कवर हो जाते हैं उसमें। यहाँ शेयर हम कुछ लोगों को नहीं दे रहे, लाखों लोगों को दे रहे, तो कितने होंगे? वो 5,000 होंगे। स्टोरी ओवर। हाँ जी, FII तो एक अलग क्राइटेरिया अगर कंपनी देना चाहती है। मैं तो एक आम जनता वाले शेयर होल्डर में फिल्टर की बात कर रहा हूं, उसका भी लगा लो तुम 5%, बाकी तो मेन पब्लिक ही है, रिटेल इन्वेस्टर ही है। मेरे पास बेटा यहाँ पर परफेक्ट आंसर आ चुका है, इसलिए अब मैं रुक नहीं सकता, विद एक्सप्लेनेशन पूरा पैराग्राफ। सुनो बेटा, अगर मेरी जो कंपनी है वो ऐसी है जो एक ग्रोइंग कंपनी है, जो एक टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन कंपनी है, जो एक स्टार्टअप बेस्ड कंपनी है, तो मुझे कैसे शेयर होल्डर चाहिए? जवान या बूढ़े? क्योंकि पैसा तो बूढ़ों के पास होगा, ये ध्यान रखना। जवान के पास पैसा नहीं होगा, जवान के पास आइडियाज होंगे, और वो मेरे आइडियाज को सुन सकते होंगे कि सर ये कंपनी बड़ी है, डिजिटलाइजेशन की बात करती है, AI की बातें करती है, नई नई इन्वेंशन की बातें करती है। ज़्यादा एज वाले को मैंने बोलूंगा कि मैं ऐसी चीज़ों में जा रहा हूं, इसलिए मुझे आपका पैसा चाहिए, रिस्क ले रहा हूं ज़्यादा, अगर चल गया तो बहुत पैसा सबका बनेगा। मैं ऐसे बेटा तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूं, अपनी पिच रख रहा हूं तुम्हारे सामने। तुम कहोगे सर इसके बारे में तो हम भी जानते हैं, हम भी आजकल पढ़ रहे हैं, चैट GPT,
और भी ओपन एआई, डीप सीक और भी चीजें पढ़ रहे हैं, आप भी इसी में जा रहे हो और ये आप फर्स्ट मूवर एडवांटेज लोगे अगर आप इंडिया में ऐसी कंपनी अपनी कंपनी में चीजें लेकर आ रहे हो जो बाकी कंपनी नहीं ला रहे। हम पक्का आपकी कंपनी में पैसा लगाने को तैयार है। तो मैंने बोला बेटा इसके लिए ना अभी तुम पैसा लगा लो, अभी कुछ टाइम रिटर्न की बात मत करना, क्योंकि अभी तो हमें रिटर्न को टाइम लगेगा, गवर्नमेंट से बहुत लाइसेंस लेने पड़ेंगे, सिक्योरिटी इश्यूज है, इट विल टेक टाइम, बट यस इट इज क्वाइट क्लियर कि फ्यूचर विल बी ब्राइट। फ्यूचर हमारा है, बहुत पैसा बनेगा बेटा। अगर तुमसे मैं आज एक शेयर के 100 रुपए ले रहा हूं तो 1000 बना के दूंगा, ये गारंटी है, लेकिन टाइम लगेगा। ये बात तुमने सुनी, तुम्हें अच्छी लगी बेटा। जो ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको अच्छा लगेगा, वो कहेंगे जितना फ्यूचर की आप बात कर रहे हो ना उतना हमें अपना फ्यूचर ही नहीं दिख रहा। हम होने भी तो चाहिए अवेलेबल, तुम किसको दोगे? हमें इतना डिले नहीं चाहिए, हमें तो आज की बात करो कि आज तुम मेरी झोली में क्या डाल सकते हो। तो आज तो बेटा वही कंपनी उनको पैसा दे सकती है जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है, जिनका बिजनेस चल रहा है, डिविडेंड आता है, वो रेगुलरली पे आउट करेंगे। मैं तो तुम्हें ये भी बोल रहा हूं कि बेटा मैं तुम्हें कोई डिविडेंड नहीं दूंगा। अगर तुम्हें डिविडेंड के लालच में शेयर में इन्वेस्ट करना है तो मेरी कंपनी में अब बिग नो है, मेरी कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, ठीक है जी। अगर डिविडेंड का लालच है, मैं तुम्हें डिविडेंड के वो 100 रुपए के शेयर के 5% का डिविडेंड नहीं दूंगा कि 5 रुपए तुम्हें मिल गए, नहीं, मैं वो कंपनी नहीं हूं। मैं तुम्हें 100 रुपए के 1000 बना के दूंगा, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, उसमें रिस्क होगा, लेकिन मिल सकता है जरूर, टारगेट है हमारा। तो बेटा आप इस एज में रिस्क ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। इस एज में 17, 18, 20 की एज में पूरी लाइफ पड़ी है बेटा आपके आगे, आराम से ले सकते हैं। आपको दिखेगा कि मैंने 1 लाख रुपए 18-20 साल में लगाए थे, और अगर मैंने 10 साल भी पैसे रहने दिया तो वह 1 लाख मेरा 40 लाख बन गया। तो आपको फायदा दिखेगा कि नहीं? लेकिन रुकना पड़ेगा, वो वाली एज के लोग रुक नहीं सकते। तो मेरे लिए बेटा पैन कार्ड में जो आपकी चीजें लिखी होती हैं, क्या क्या होता है जरा जान लें हम लोग। सबसे पहले क्या होता है? नेम। मुझे बेटा नेम में इंटरेस्ट है कि ये नेम तो मेरा भी है, शेयर होल्डर का भी है, सिलेक्टेड ऐसा करूं, या डी अल्फाबेट से है ये सारे सिलेक्ट, ऐसे करूंगा। सरनेम मेरी वाली सरनेम है या मेरी कम्युनिटी में है, सिलेक्टेड बेटा, बाकी रिजेक्टेड, ऐसा करूंगा? नहीं, मुझे नेम में तुम्हारे कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर किस में इंटरेस्ट दिखाऊं? एज में। मुझे सिर्फ क्या चाहिए? तुम्हारी एज, मतलब एज नहीं होती उसमें, DOB होता है, डेट ऑफ बर्थ। इससे मैं पूरा परफेक्टली अंदाजा लगा लूंगा कि तुम कौन से एज ब्रैकेट के हो, तुम कहां फॉल करते हो। साइन होंगे तुम्हारे, मुझे कोई मतलब नहीं, फादर का नेम होगा, मुझे कोई मतलब नहीं, ये सब चीजें होती हैं। मुझे तुम्हारी बेटा एज चाहिए, और इस एज से क्या तुम मेरी कंपनी के मेंबर मेरी टीम के मेंबर बन सकते हो कि नहीं, मैं तुम्हें रखूंगा या तुम्हें भगाऊंगा। जहां मेरा क्राइटेरिया दिख गया और 50 से प्लस वाले हैं, ये मेरे किसी काम के नहीं है, मुझे इनको अपनी टीम में नहीं रखना। सर रख लो, क्या दिक्कत है? आप बस इनको डिविडेंड ही तो नहीं दोगे, वो ये खुद भुगतेंगे। इन्होंने तो अप्लाई किया, आप थोड़ी इनके घर गए थे। इनको शेयर का एकदम पैसा नहीं बढ़ रहा तो ये खुद देखेंगे। आपके तो पैसे आ गए हैं, आपको इतनी टेंशन लेते हो। क्या बेटा मुझे टेंशन लेनी चाहिए कि नहीं? लेनी चाहिए कि नहीं? क्यों लेनी चाहिए? क्यों लेनी चाहिए? मेरे तो पैसे आ चुके हैं शेयर के, मेरे को अब पैसा लगाना है। अब उसके पैसे जल्दी बन रहे हैं कि लेट बन रहे हैं, इसकी तो टेंशन वो ले ना, मैं क्यों लूं बेटा? गुडविल के लिए मेरी गुडविल खराब हो जाएगी। ये उसकी थिंकिंग है कि मेरी कंपनी अच्छी नहीं चल रही। मेरे जो यंग शेयर होल्डर्स हैं वो तो बहुत खुश हैं जब मैं उनको बताता हूं अब हमने एक और स्टेप एआई में ले लिया, कुछ और नया काम कर रहे हैं। आप तो खुशी हो ना। लेकिन सर आगे जाके इन्वेस्टर्स ये सोचते हैं कि अगर कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट नहीं कर रही है तो फिर वो नहीं लेते हैं। लेकिन आपने तो डिविडेंड के लिए शेयर ही नहीं लिया मेरा, तो जो बाकी जब आगे जाके लेंगे वो। ठीक है बेटा। तो अगर हम इनको इनके हिसाब से सेटिस्फाई नहीं कर पाए क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट अलग है, तो ये क्या करेंगे बेटा? ये क्या करेंगे? मोहल्ले की आंटियां बेटा क्या करती हैं? क्या करते हैं? गॉसिपिंग करती हैं कि नहीं? ये भी गॉसिपिंग करने शुरू कर देंगे। मार्केट गॉसिपिंग इसको बोलते हैं। और जब ये मार्केट गॉसिपिंग करेंगे बेटा, ओल्ड एज के वैसे ही समय ही समय बातें करने का, और ये बातें करेंगे और बातें बनाएंगे, तो इनकी बस बातों से ही, इनकी बातों से ही मेरा शेयर इफेक्ट करेगा, और जो मेरे शेयर का मार्केट प्राइस है वो क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। बेटे बातों से ही मार्केट चलती है। आपको लगता होगा सर ये तो सब्जेक्टिव मैटर है, कैसी बातें कर रहे हो?
हम बातें कर रहे हैं कमरे में और मार्केट प्राइस शेयर का गिर रहा है, डेफिनेटली गिरेगा। आपने घर में बात की तो 4-6 लोगों को इंपैक्ट किया। घर में मान लेते हैं 50 ईयर्स वाला जो पर्सन है, इसका बेटा भी है, ओके, उस बेटे के भी फ्रेंड्स हैं, उसके सामने नहीं बोलेगा मेरे पापा ने शेयर लिया तो बड़ा बेकार शेयर है, ना डिविडेंड देते हैं ना कुछ। उसने 4 को इंपैक्ट किया, वो भी अब वो शेयर नहीं खरीदेंगे, होगा भी तो बेच देंगे। तो इनडायरेक्टली बेटा ये जो बबल था वो और आगे आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और वो आपके मार्केट प्राइस को डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। बातों से ही बेटा मार्केट चलती है। एक बात का पॉजिटिव इन्फ्लुएंस निकल गया तो शेयर ऊपर, नेगेटिव निकल गया तो नीचे, चाहे एक्चुअल में उस कंपनी के फाइनेंशियल्स में 1% भी कुछ चेंज ना हुआ, फाइनेंशियल एज इट इज है, कुछ खराबी नहीं है, लेकिन शेयर क्या है, गिरता जा रहा है। कुछ बुरी हालत नहीं हुई, कुछ या बढ़िया चीज नहीं हुई, शेयर बढ़ रहा है। कुछ अच्छी बात ऐसी हो गई, चाहे वो रैंडम र्यूमर हो, कुछ भी हो, लेकिन उससे मार्केट इंपैक्ट करती है। इसलिए मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मेरे साथ ग्रो करें और मैं भी उनके साथ ग्रो करूं, जो मेरी एफर्ट्स को, मेरी चीज़ों को समझे। इसलिए मैं बस इस लालच की वजह से कि सारे पैसे दे तो रहे हैं, आपको नहीं सोचना बेटा लॉन्ग टर्म में दिक्कत आएगी। इसलिए हम लोग जब आगे बच्चों का रिक्रूटमेंट रिलेटेड सेमिनार भी लेते हैं, उसमें हम बच्चों को समझाते हैं कि अगर आप भी सिर्फ एक पैकेज अच्छे के लालच में या किसी चीज़ में किसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन आपका वो इंटरेस्ट एरिया नहीं है, तो आपको भी दिक्कत आएगी। वो कंपनी पकड़ लो जिसमें इंटरेस्ट है, चाहे पैसे 4 कम दे रही है, उसमें तुम ग्रोथ जल्दी कर लोगे, तुम्हें सुबह 10 से 6 काम करने का मन करेगा। बाकी जगह बस एक ही दिन मन करेगा जिस दिन सैलरी आनी है, 29 दिन काम नहीं कर पाओगे बेटा, क्योंकि तुम तो सैलरी के लिए गए थे, तुम्हें काम का तो उनका ABCD भी नहीं पता। जो वो टेक्नोलॉजी जो वो जिस चीज़ पे काम करते हैं वो तुम्हारा कभी इंटरेस्ट एरिया नहीं रहा, तुम तो पढ़ाई में उस सब्जेक्ट से ही भागते थे सबसे पहले कि ये मुझे सबसे एंड में करूँगा, ये बेकार सब्जेक्ट है, और अब तुम उसी सब्जेक्ट रिलेटेड कंपनी में चले गए जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी। तो लॉन्ग टर्म तुम उसमें ग्रो नहीं कर सकते। ठीक है जी, बात समझ में आती है यहाँ तक कि यस और नो? चले आगे, यस और नो? पक्का पक्का? ठीक है जी, ऑल राइट। मैं बेटा आपको कोशिश करता हूँ एक वीडियो दिखाने की, जिससे कि आपको और क्लैरिटी आएगी कि शेयर मार्केट कैसे चलती है। देखना चाहते हो यस और नो? हाँ, इसके लिए तुम काम मना करोगे। चलो मेरे को एक बार ऑडियो कंफर्म करना पड़ेगा कितना आ पाता है। नहीं, शोर नहीं मचाओगे तो सब समझ आएगा, मचाओगे तो बेटा तो तुम्हारी आवाज ही आएगी। हाँ, बातें बेटा बिल्कुल बंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss an update from Shimaru. कराला गोलगप्पे आइजा भाई साहब, आइजा मसूर पापड़ी खाइला भांजी, आइजा पानी पूरी भेलपुरी चाट पापड़ी। ये ज्यादा फालतू बात नहीं ना करना का, भांजी के लिए पापड़ी बनाओ। क्या कर रहा हो? बना रहे हैं भैया, बना रहे हैं। तो जल्दी करा भांजी, मिर्ची तेज या कम? तेरे को तो पता है मैं बड़ी तेज मिर्च खाती हूँ, कभी कम खाई है मैंने? तू बता, तू बता। गोलगप्पे, कराला गोलगप्पे पापड़ी, आइजा भाई साहब। अल्लाह बिटवा दे हम का प्लेट। आइए साहब, कैसे है भाई साहब? बहुत देर के बाद दर्शन हुआ आपका। लगाना जरा एक चाट पापड़ी। हाँ भाई लो, अच्छा बनाए भाई। बना रहे। भट्टी साहब, मैं सोच रहा हूँ हिंदुस्तान फीवर और क्रुक बाउंड के 1000 शेयर खरीद लूं। यार तू क्या हमेशा शेयर खरीदने और बेचने में लगा रहता है? आजकल जमाना है, खुद अपनी कंपनी बनाओ, पब्लिक इशू निकालो, लोगों का पैसा इकट्ठा करो, अपना बिजनेस चलाओ। ये थोड़ा है कि हर एरा गैरा गोलगप्पे वाला पब्लिक इशू निकाल दे। तो क्या है, ये चाहे तो सुबह पब्लिक लिमिटेड बनाकर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लें। क्या कह रहे हैं? अरे साहब, हमका भी कोई ऐसा तरीका बताई दो ना कि हमारा बिजनेस भी एक्सपांड हो जाए। किसी दिन दफ्तर में मिल लेना इनसे, ये भट्टी साहब चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सब समझा देंगे। अरे किसी दिन का बाबूजी, हम कल ही आ जाता है। और आप हमका समझाई दो कि पब्लिक इशू का है और ससुरा शेयर का है। शेयर का मतलब है लोग तुम्हारे काम में पैसा लगाकर हिस्सेदार बन जाते हैं। अब उनका पैसा तुम्हारे पास है, जो मर्जी करो। मगर भैया, गोलगप्पन के बिजनेस में कौन पैसा लगाई? मैं गोलगप्पों के बिजनेस की ऐसी रिपोर्ट प्रोजेक्ट करूंगा, लोग समझेंगे ये बहुत बड़ा फूड इंडस्ट्री यूनिट है। और कंपनी का नाम रखेंगे पीपी वाटर बॉल्स। ये कोई इंग्लिश कंपनी है का मालूम भैया? हाँ। भाई, पीपी का मतलब है प्रेम प्रकाश, वाटर बॉल्स का मतलब है गोलगप्पे। अरे वाह भैया, ये तो हमार कंपनी का ही अंग्रेजी नाम हुई गया, पीपी वाटर बलवा। सेबी और आरओसी से परमिशन लेना मेरा काम है, फॉर्म छपवाना मेरा काम है, शेयर निकलवाना मेरा काम है।
और ये सभी तोहार काम है तो हमार का काम है रे भैया। आपका काम है 10-15 लाख का इंतजाम करना, इन कामों का खर्चा। 10-15 लाख का खर्चा? भाई फिर 1 करोड़ भी तो आप ही के पास आएंगे। प्रकाश एक काम हो सकता है का? वो जो हमार चाचा है ना लंदन में लाल सिंह, वो जो साउथ हॉल लंदन में चाट पापड़ी बेचते हैं, हाँ उसे 10-15 लाख मंगाई सकता है, क्योंकि उनका बहुत देर हो गई है लंदन में भाई। अरे यार उसे पार्टनर क्यों नहीं बनाते, आपकी फॉरेन कोलैबोरेशन हो जाएगी। भैया लाल सिंह से कोलैबोरेशन? अरे लाल सिंह नहीं, रेड लाइन ऑफ लंदन से कोलैबोरेशन, 80% एक्सपोर्ट यूनिट। आपके शेयर तो हाथों हाथ बिक जाएंगे। एक फॉर्म पीपी वाटर बॉस को देना भैया। मुझे भी देना एक फॉर्म, मुझे भी देना। अरे यार मुझे तो बताओ कि किस शेयर में पैसा लगाऊं। भैया मैं तो उसी शेयर में पैसा लगाता हूँ जिसमें प्रसाद बताता है। प्रसाद से पूछ। क्यों भाई? देखो जी, पीपी वाटर बॉल्स 80% एक्सपोर्ट यूनिट है, फॉरेन कोलैबोरेशन है, राइट प्रॉस्पेक्ट्स है। ये वाटर बॉल्स क्या चीज है यार? यार कुछ भी हो तू अप्लाई कर दे, प्रसाद का अंदाजा कभी गलत नहीं होता। हो मुबारक हो प्रेम प्रकाश जी, आपका शेयर 5 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है, सारे शेयर धड़ाधड़ बिक गए। कहा कह रहे हो भट्टी साहब? ना तो हमारे पास जमीन है, ना मशीनरी, न पानी है, न बिजली, और लोग हैं कि धड़ाधड़ पैसा फेंक रहे हैं। अभी तो मुझे अपने बॉम्बे ब्रोकर से बात कर लेने दो। हाँ करा जल्दी करा। हाँ हेलो बिहारी, हाँ मैं बोल रहा हूँ भट्टी भाई। हाँ बोलो सेठ। अरे इश्यू तो आपका बहुत अच्छा गया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे करो कि बॉम्बे दिल्ली मद्रास से अपने ही शेयर खरीद लो भाई। क्या कह रहे हैं? अपना शेयर खुद ही खरीद ले का? भाई हम अपना शेयर खरीदेंगे, उसे देखकर लोग भी हमारा शेयर खरीदेंगे, देखा देखी भाव बढ़ेगा। हाँ बिहारी, अपना शेयर अखबारों में जरूर आना चाहिए, चाहे कुछ खर्चा ही करना पड़ जाए। मैंने कहा था ना पीपी वाटर बॉल्स बढ़ेगा, पीपी 22 का हो गया। 10 रुपए का शेयर 22 रुपए में? यार बेच दे। अभी नहीं, अभी और देखो। यार प्रसाद कह रहा है तो इसकी बात मान ले। बिहारी कुछ लॉट और खरीदो यार, शेयर को उठने दो। पीपी वाटर बॉल्स का रेट पता क्या है? 45 रुपए। यार मैंने गलती की, मैं प्रसाद की बात मान जाता तो अच्छा था। अभी भी प्रीमियम पर खरीद लो, प्रसाद के हिसाब से ये शेयर और बढ़ेगा। बॉम्बे दिल्ली मद्रास जहां से भी कोई शेयर मिलता है उठा लो बिहारी। प्रसाद सब मान गए आपको। क्या शेयर बताया था? दिनों में 90 से ऊपर का हो गया। रेड लाइन ऑफ लंदन के साथ कोलैबोरेशन है, ये तो 100 से भी ऊपर जाएगा। साहब हर दफ्तर गली गली में हमारे शेयर की चर्चा हो रही है। हाँ 100 रुपए में भी लोगों को नहीं मिल रहा। भाई मिलना कहां से है, सारे के सारे शेयर है ही अपने पास। और अब वक्त आ गया, हमें सारे के सारे शेयर बेचकर 8-10 गुना पैसा अंदर करना चाहिए। क्या स्कीम है गुरु? लगा बिहारी ब्रोकर को फुलवा। पीपी वाटर बॉल्स गिरना शुरू हो गया है, बेच ना दें। मैंने तो पहले ही प्रीमियम पे खरीदे हैं, मुझे तो बेचकर घाटा हो जाएगा। चल थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, शायद चढ़ ही जाए। भट्टी साहब आपको हमारे जैसा ब्रोकर नहीं मिलेगा। अरे आपका फोन आते ही 2 दिन के अंदर अंदर सारे शेयर निकलवा दिए। वेरी गुड बिहारी वेरी गुड। अब रेट चाहे 30 हो या 3, हमें क्या, हमारे पैसे तो पूरे हैं। अरे मरवा दिया यार, 10 रुपए का शेयर 3 रुपए में भी नहीं बिक रहा। प्रसाद साहब आप तो कह रहे थे कि पीपी वाटर बॉल्स इंग्लिश कंपनी है, फॉरेन कोलैबोरेशन है। मुझे भी आज ही पता चला कि पीपी वाटर बॉल्स गोलगप्पे बनाने वाला कोई प्रेम प्रकाश है। आपको VLOOKUP फॉर्मूला आता है? अब तक नहीं आता और ना ही आपने इसको सीखा हुआ है। दोस्तों यूं गर्मा गर्म चाय पीने से ना आपके हाँ जी। तो बेटा आपने देखा किस तरीके से मार्केट में शेयर्स की मूवमेंट होती है जस्ट विद द रूमर्स। कंपनी का नाम पसंद आ गया, लोगों को लगा ये एक फॉरेन कंपनी है, फॉरेन कोलैबोरेशन है, लगा दिए अपने पैसे। एंड इट इज़ क्वाइट कॉमन। पेटीएम आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, बस इसी नाम सुनने के चक्कर में वो ओवर सब्सक्राइब हुआ था। जबकि हम लोग थे, हमारे और भी कंसल्टेंट रहते हैं साथ में, उन्होंने रिसर्च की थी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखी थी। जो कंपनी उस टाइम पे लॉस मेकिंग थी, तो वो डेफिनेटली इट वाज क्लियर था कि जो लोग ले रहे हैं वो फंस रहे हैं।
और ऐसे लोग जिनका आज तक कभी बेटा शेयर नहीं लगा, उनका पेटीएम का शेयर जरूर लगा था, और अल्टीमेटली क्या हुआ था पेटीएम के शेयर के बाद, उसका शेयर ड्रास्टिकली फॉल हुआ। बाद में बढ़ा भी सही, लेकिन स्टिल उतनी रिटर्न नहीं मिल पाई जितनी लोगों ने एक्सपेक्ट की थी। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ गॉसिपिंग र्यूमर्स। और वही हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि अगर हम लोग इन लोगों को सेटिस्फाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये मार्केट में क्या फैलाएंगे बेटा, र्यूमर्स, और वो हम नहीं चाहते। तो बहुत ही फनी वे में आपको पूरा शेयर कैसे इशू होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या मेल प्रैक्टिसेस भी हो सकती हैं, वो सब चीज़ें आपको बताइए। समझ में आए बेटा सबको वीडियो? यस और नो? ओके। ऑल राइट, तो इस तरीके से शेयर के प्राइस की मूवमेंट को भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पेक्यूलेट कह सकते हैं, चेंज किया जाता है अपने कंट्रोल से, जबकि वो मार्केट में एक डिमांड सप्लाई के मैनर से नहीं चल रही। इसको आप ब्लैक मार्केटिंग या होल्डिंग भी बोल सकते हैं। सारे शेयर मैंने अपने होल्ड करके रख लिए, तो आपको शेयर चाहिए, शेयर दिख ही नहीं रहा, मिल ही नहीं रहा, तो प्राइस तो ऊपर जाएगा। इकोनॉमिक्स का सिंपल सा फॉर्मूला है। तो उसी बेसिस पे मार्केट में अपने शेयर के खुद प्राइस बढ़ाने के लिए ये चीज़ें कंपनियां करती हैं। ऑल्दो इसमें सेबी की बड़ी क्लोज नज़र रहती है और उनको पता चलता है, तो वो कंपनी को लिस्टेड कंपनी से डिबेयर भी कर सकती हैं कि कल से तुम लिस्टेड कंपनी नहीं हो, फिर तुम कभी शेयर इशू नहीं कर पाओ। बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? चलो जी, वेरी गुड। तो अब हम लोग चलते हैं आगे। चलो जी, और हम लोग अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की। तो कंपनी बेटा कितने तरीके से शेयर्स का सब्सक्रिप्शन ले सकती है या उसको मिल सकता है? तो यहाँ पर बेटा सब्सक्रिप्शन 3 तरीके से मिल सकता है। कौन कौन सा 3 तरीका? नहीं, आई एम नॉट आस्किंग द मोड ऑफ मनी। एक सब्सक्रिप्शन जिसको हम बोलते हैं एट पार, मतलब मेरे 100% शेयर्स क्या हो गए, सब्सक्राइब हो गए। 1 लाख शेयर ऑफर करे थे, एप्लीकेशन भी कितनी आई, 1 लाख आई, एट पार इक्वल सब्सक्रिप्शन। या फिर क्या हो सकता है, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन बेटा क्या, कितना % होता है? मिनिमम 90। और 90 से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक की बेटा इसकी लिमिट होगी? 90 से 100, बट ऑब्वियसली 100 से कम होना चाहिए, 90 से 100 के बीच। और अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ मतलब 100% प्लस। अगर 80% सब्सक्रिप्शन मिला तो क्या वो अंडर सब्सक्रिप्शन नहीं होगा? हाँ जी, होगा कि नहीं? शेयर ही अलॉट नहीं होंगे। तो देयर इज अ क्लॉज जो अभी 2013 में जो है अनाउंस हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज लेकर आए, जिसमें उन्होंने बोला कि शेयर में भोले भाले इन्वेस्टर्स का बहुत पैसा लगता है, और हमारी कंट्री के अंदर जो कंपनीज हैं वो किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करके उन भोले वाले इन्वेस्टर का पैसा ले लेती थी। बाद में पता चलता था वो कंपनी एक शेल कंपनी है और वो कुछ काम करती नहीं है, और अल्टीमेटली उनको जितना भी सब्सक्रिप्शन मिलता है 50% 60% वो लेकर गायब हो जाती है। डायरेक्टर की जेब में वो पैसा आया और कंपनी बंद। तो उसको अवॉइड करने के लिए एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्लॉज लाए। तो क्या है वो क्लॉज? एट लीस्ट a minimum of 90% subscription. 90% subscription must be achieved. कम से कम इतना आपको अचीव करना पड़ेगा, अदरवाइज issue will be treated as, नहीं तो इशू को क्या माना जाएगा? नल एंड वॉइड। एंड अमाउंट सो रिसीव्ड, जो आपको अमाउंट मिला होगा 80% पे, 85 पे, या जितने भी % पे आपको सब्सक्रिप्शन मिला, अमाउंट सो रिसीव्ड विल बी रिफंडेड टू द एप्लीकेंट्स। जिन्होंने वो पैसा लगाया उनको वो पैसा भी क्या करना पड़ेगा? वापस करना पड़ेगा। इसीलिए अंडर में 90 से 100 की बात करते हैं, 90 से कम वाला तो सब्सक्रिप्शन ही नहीं है। तो अंडर, ओवर और पार की तो बात ही छोड़ दो, वो दैट इज नॉट कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन, क्योंकि वो आप सब्सक्राइब कर ही नहीं सकते।
आपको पैसा क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसीलिए कंपनी को सोच समझ कर ही अपना IPO लाना होता है, किस टाइम पे लाना है वो उनको सोचना पड़ता है। डन। और इसी बेसिस पे जो हमारी मार्केट है उसके भी कुछ सीजन्स होते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट सीजन्स। बेटा क्या क्या सीजन्स होते हैं? जनरली 2 सीजन होते हैं। कौन कौन से? मार्केट के लिए क्या वर्ड यूज होते हैं? एक होता है वर्ड बुल और दूसरा होता है बियर। अभी आजकल कौन सी मार्केट चल रही है? बियरिश मार्केट चल रही है। बुल का मतलब आपने बेटा बुल देखा होगा कभी, बुल इज एन अटैकिंग एनिमल, हमेशा अटैकिंग मोड में रहता है। और बियर मतलब भालू, कैसा चलता है? स्लो चलता है। भालू की चाल बड़ी हल्की फुल्की होती है, तो मार्केट भी ऐसी चल रही है अभी, हल्की फुल्की। और बुल के टाइम में मार्केट एग्रेसिव होगी। इसके और भी नाम है, जैसे बुल का मतलब एग्रेसिव और बूम, और इसका नाम स्लगिश और डिप्रेसिव मार्केट। मार्केट इज इन डिप्रेशन, मार्केट को भी बेटा डिप्रेशन होता है। गॉट इट? तो इमेजिन यू आर अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ XYZ लिमिटेड एंड नाउ XYZ लिमिटेड वांट्स टू इशू शेयर्स टू द पब्लिक। वुड यू सजेस्ट देम टू इशू शेयर्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? क्या बोलोगे? कर दो 1 करोड़ का इशू, अनाउंस हो जाएगा, सब्सक्राइब? मना कर दोगे? क्यों मना करोगे? क्योंकि मार्केट क्या है? बियर, स्लो है, सब्सक्राइब होना हो खतरा है, बहुत कुछ इवेल्युएट करना पड़ेगा तब सोचेंगे। और अगर बुल मार्केट है तब क्या बोलते कि कर लो इशू, बिकॉज बेटा बहती गंगा में हाथ धोना है। तब तो कंपनी कैसी भी हो, सभी के ही ओवर सब्सक्राइब्ड हो रहे होते हैं, तो तुम्हारे क्यों नहीं होंगे? ओके जी, तो सबके ही होंगे। गॉट इट? लेकिन हम बियर में भी अनाउंस कर दें तो क्या ही दिक्कत है? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? अंडर सब्सक्रिप्शन तो अच्छी बात है, 90 से ऊपर हो गया सब्सक्राइब। ज्यादा से ज्यादा नो सब्सक्रिप्शन हो जाएगा। 90 से कम को नो सब्सक्रिप्शन बोलते हैं बेटा, क्लियर रखना। ट्रू फॉल्स में आता है क्वेश्चन कि 90 से कम अंडर सब्सक्रिप्शन होता है, तुम ट्रू लिख के आते हो और मार्क्स 0, वो नो सब्सक्रिप्शन है। अंडर का मतलब है 100 to 90 के बीच में वो सब्सक्राइब सर्वाइव कर जाएगा। तो अगर मान लो मिल भी गया मुझे 75%, तो पैसे वापस कर दूंगा, क्या दिक्कत है? हाँ जी, क्या दिक्कत है बेटा? एक मैंने चांस तो लिया, हो जाता तो अच्छी बात थी, नहीं हुआ तो कोई बात, इससे बुरी क्या हो सकता है? और तो कुछ नहीं हो सकता। तो फिर क्यों मना किया आप लोगों ने? नाम खराब हो जाता है। कहां जाएगा बेटा कंपनी का नाम जो खराब होगा? हाँ जी, गुडविल होती है बेटा, कहां मिलती है? सब चीज तुम मेरे पे डाल दिया करो। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का भी आंसर तुम मेरे से मांगोगे। बताओ बेटा क्या दिक्कत होगी अगर नो सब्सक्रिप्शन हो? बेटा नो सब्सक्रिप्शन, ध्यान से सुनेंगे सब लोग, समटाइम्स मीन्स नो सब्सक्रिप्शन फॉर ऑलवेज। एक बार नो सब्सक्रिप्शन आना मतलब बार बार आना, क्योंकि बेटा अगली बार भी कोई भी आपकी कंपनी का शेयर लेगा, वो कुछ करे या ना करे, एटलीस्ट अगर अपने 10, 50, 100 रुपये आपको दे रहा है, तो बेटा गूगल पे तो आपकी कंपनी का नाम लिख ही सकता है ना। और वहीं पर वो लिखेगा तो आ जाएगा डिटेल में कि इन्होंने तो 6 महीने पहले भी अप्लाई किया था और मिनिमम सब्सक्रिप्शन अचीव होने के ना चक्कर में अचीव नहीं हो पाया, इसलिए नल एंड वॉइड हो गया था और पैसे वापस करने पड़े। अब ये इन्फॉर्मेशन जानने के बाद क्या आप अपने 100 रुपये लगाएंगे? नहीं लगाएंगे। हम लोग बेटा 10 रुपये भी किसी को ऐसे नहीं देते, तो हम कंपनी का नाम कम से कम लिखेंगे तो गूगल सर्च बार पे तो ये इन्फॉर्मेशन आती रहेगी। और इस इन्फॉर्मेशन के आने के लिए, आते रहने की वजह से कुछ कंपनीज हैं जो बेटा नाम बदल के या अपनी दूसरी सब्सिडरी कंपनी के थ्रू शेयर उठाने पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि उनका वो सोर्स ऑफ इशू, सोर्स ऑफ फाइनेंस, इशू ऑफ शेयर परमानेंटली एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है। अब वो कभी भी उस कंपनी के नाम पे शेयर नहीं उठा पाएंगे। जब भी उठाते हैं उनको सब्सक्रिप्शन ही नहीं मिलता, चाहे वो अच्छे से भी काम कर रहे हो। तो ये बियर मार्केट में थोड़ा रिस्की हो जाता है, जब तक कि आपकी कंपनी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या एक अच्छी लेवल पे ऑलरेडी ना हो। गॉट इट एवरीवन? यस और नो? चलें आगे, आओ जी। अब हम लोग आ जाते हैं बेटा अपनी मुनीमगिरी पे, सिंपली अपनी अकाउंटिंग पे। ये तो था सारा इसका कंपनी का स्ट्रक्चर।
किस तरीके से कंपनी वर्क करती है। अब हमें क्या करना है, हम उसकी बातचीत करते हैं। तो बेटा हमें यहाँ पर करनी है सिंपली अकाउंटिंग। तो पुट द हेडिंग अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज इन बुक्स ऑफ अ कंपनी। देखो बेटा काम तो बिल्कुल सिंपल सा हो रहा है। क्या हो रहा है, ये है कंपनी और ये हैं शेयर होल्डर्स, और कंपनी क्या कर रही है, इनसे क्या ले रही है, फंड्स, और इनको क्या दे देगी, एक हाथ से फंड्स आएंगे, दूसरे हाथ से शेयर आएंगे। तो एंट्री तो बस इतनी सी है। और ये एंट्री को अगर मैं बिना दिमाग लगाए सोचूं तो क्या एंट्री बनती है मेरे अकाउंटिंग रूल्स के हिसाब से, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बैंक को मुझे डेबिट करना है, कैश बैंक को पैसा आया, और शेयर गए तो उसको क्रेडिट करना है। तो एंट्री तो बैंक टू शेयर ही बनी ना। बिल्कुल सिंपल सोचो और आंसर सिंपल से ही आएगा। अब इसको करने के क्योंकि कुछ स्टेप्स हैं, तो उन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंगली हम लोग एंट्री करेंगे। अब वो स्टेप्स क्या हैं बेटा, कंपनी को जैसे मैंने बताया पहले ही दिन सारे पैसे नहीं चाहिए। अगर कंपनी को कोई बिल्डिंग भी बनानी है और बिल्डिंग बनेगी 10 करोड़ की, क्या बेटा पहले दिन बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर 10 करोड़ मांगेगा कि मुझे लगाने हैं? ये तो बेकार की बात है। पहले खाली पिलर डलेंगे, फिर और काम होगा, फिर बाद में फिनिशिंग होगी, तो धीरे धीरे पैसा लग रहा है। तो क्या मैं अपने शेयर होल्डर से पहले दिन ही 10 करोड़ मांग लूं कि मैं भी धीरे धीरे मांगू? क्यों, मैं मांग लेता हूं पहले 10 करोड़ पड़े रहेंगे मेरे पास, क्या दिक्कत है? बेटा शेयर पे कौन इंटरेस्ट देता है, कौन था इंटरेस्ट वाला? बेटा शेयर पे तो कोई इंटरेस्ट की बात नहीं होती है सर। नहीं, मैं एडवांस की बात ही नहीं कर रहा ना, मैं पूरे अगर ले लूं 10 रुपए तो उसको हम एडवांस नहीं बोलेंगे। बताओ बेटा ले सकता हूं कि नहीं? लेकिन बेटा क्या उसका मुझे फायदा होगा? होगा कि नहीं होगा? होगा बेटा, क्या होगा? एरियर होगा ही नहीं, क्योंकि पहले ही उठा लिए सारे पैसे, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो एक पॉजिटिव है। लेकिन बेटा अगर मैंने आपसे सपोज करो 10 रुपए लिए, तो आपकी एक्सपेक्टेशन मेरे से कितने रुपए की होगी? 10 रुपए की। तो मैंने आपसे 10 रुपए लिए, आप 10 रुपए की सर्विस मांगते हैं। और अगर मैंने आपसे 100 रुपए लिए तो आप मेरे से 100 रुपए की सर्विस एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर मैंने आपसे 1000 रुपए लिए, अब आपको मेरे से सर्विस भी 1000 वाली चाहिए। तो मैं रुपए तुमसे 1000 ले रहा हूं और सर्विस अभी कुछ दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि काम तो अभी होना नहीं। तो तुम्हारी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी, बदले में मेरे हिसाब से रिटर्न तुमको मिलेगी कम। तो क्या होगा, तुम खुश रहोगे कि फ्रस्ट्रेट रहोगे? फ्रस्ट्रेट रहोगे तो क्या चुप रहोगे कि गॉसिपिंग करोगे? और गॉसिपिंग करोगे तो उससे मेरे शेयर को अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? मेरा शेयर डाउन जाएगा। यही तो मैं चाहता नहीं। मैं चाहता हूं जितना मैं तुमसे पैसा ले रहा हूं तुम्हें मैं उतनी रिटर्न डायरेक्टली इनडायरेक्टली देता रहूं। और इसीलिए हम उतने ही पैसे उठाएंगे जितने हमको अभी काम करना है, जितनी जरूरत है, और एक्स्ट्रा पैसा हम लोग नहीं उठा पाएंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे पैसे उठाने को हमने कुछ इंस्टॉलमेंट्स के नाम रखे हुए हैं, वो क्या क्या हैं उनको लिखते हैं। एप्लीकेशन, आई नो कि आपको नाम पता है, लेकिन फिर भी बेटा दोबारा से लिखेंगे, समझेंगे। एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट के बाद, और उसके बाद सेकंड और फाइनल कॉल। अब इन सारी इंस्टॉलमेंट की बेटा कुछ खासियत है, नाम भी कुछ लॉजिक से रखे गए हैं। एप्लीकेशन इसलिए क्योंकि अभी आपने एप्लीकेशन दी थी, इसलिए एप्लीकेशन। अलॉटमेंट इसलिए क्योंकि मैंने एप्लीकेशन में से छांटा और किसको शेयर देना नहीं देना उसकी अलॉटमेंट करी, तो अलॉटमेंट। फर्स्ट कॉल उसके बाद जो मैं पहली बार अलग से कॉल कर रहा हूं, और सेकंड कॉल उसके बाद की कॉल। तो बेटा इनमें लेकिन प्रोसेस में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो एप्लीकेशन होती है, क्या मैं तुम्हें स्पेसिफिकली मेल करके पैसा मांगता हूं? तुम्हारी मेल बॉक्स में मेल आता है कि 2 रुपए दो, या एक जनरल अनाउंसमेंट के बाद तुम अपनी तरफ से 2-2 रुपए देते हो? क्या मैंने स्पेसिफिक अनाउंसमेंट करी कि जनरल? जनरल होती है टू अ पब्लिक एट लार्ज, विदाउट जाने पहचाने की पब्लिक कौन थी। और स्पेसिफिक होती है कि किसी के पर्टिकुलरली नाम पे पेन पे पिंच करके मैंने दी। तो बताओ बेटा एप्लीकेशन जो जाएगी वो जनरल जाएगी कि स्पेसिफिक? जनरल। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, पहले फर्स्ट मैं क्या करता हूं, मनी रिसीव्ड करता हूं,
एंड देन मैं रिकॉर्ड करता हूँ। पहले आप मुझे पैसा देते हैं तब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, क्योंकि मैं तो आपको जानता भी नहीं था, आप मुझे शायद जानते थे इसलिए आपने मुझे 2 रुपए दिए। और उसके बाद मैं आपको जान गया, मैंने कहा यू आर ग्लैड टू नो दैट यू हैव बिकम द शेयर होल्डर ऑफ अवर एस्टीम्ड ऑर्गेनाइजेशन, सो इसी खुशी में अगले 3 रुपए दो। तो अब मैं ये बात तुम्हें ही बोल रहा हूं कि मैं पूरे इंडिया को बोल रहा हूं, सिर्फ तुम्हें बोल रहा हूं। तो ये जो मेरी कॉल है ये स्पेसिफिक है कि जनरल है? स्पेसिफिक है। तो अब क्या होगा, फर्स्ट रिकॉर्ड, अब मैं पहले आपके नाम रिकॉर्ड करूंगा कि इनको ये मैसेज भेजो एंड देन मनी रिसीव। उसके बाद हम पैसा देते हैं। फर्स्ट कॉल में क्या होता है, तुम अपने आप पैसे दोगे कि पहले मैं मांगूंगा? यहां पर भी मांगूंगा, तो पहले रिकॉर्ड होगा फिर पैसा मुझे मिलेगा, और लास्ट में भी पहले रिकॉर्ड और फिर तुम मुझे पैसा दो। बस पहली ऐसी स्टेज है जहां पर मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से नहीं बुलाता और तुम मुझे खुद पैसा देके तुम मेरे साथ रिश्तेदारी जोड़ते हो, तुम मेरे साथ लिंक बनाते हो, मैं नहीं बनाता। आप कहो सर आपने भी तो इन्फॉर्मेशन दी थी, वो जनरल इन्फॉर्मेशन थी, तुम्हें नहीं पसंद तुम इग्नोर कर सकते हो। अभी बेटा इतने सारे IPO आते हैं, क्या तुम्हें पता है? नहीं पता। जनरल इन्फॉर्मेशन तो आज भी चल रही है। तुम क्या 2-2 रुपए दे रहे हो? नहीं दे रहे। तो अगर 2 रुपए दिए तुमने तो तुम इंटरेस्टेड थे मेरी कंपनी में शेयर होल्डर बनने के लिए। नोट इट डाउन बेटा, फटाफट से सब लोग नोट डाउन करेंगे। बेटा बातें बंद, बिल्कुल बातें घर के लिए बचा के रखो बेटा, या ब्रेक के लिए बचाओ। इंस्टीट्यूट सुन लेता है बेटा, इंस्टीट्यूट के कान बहुत तेज है, वो सुन लेता है कि क्लास में पढ़ाई हो रही थी कि बातें हो रही थी। ओके, फिर तुम्हें पता है कि वो रिजल्ट कैसे करता है, इसलिए क्लास में बातें बिल्कुल नहीं। बातें करनी है सिर्फ मेरे से कर सकते हो। डन? ओके जी, क्लियर है सबको? यस और नो? तो अब हम लोग बात कर रहे थे कि जब कंपनी पैसा मांगती है तो बेसिकली 2 ही काम कर रही है, कंपनी को मिल रहे हैं फंड्स और कंपनी दे रही है शेयर। तो इसकी तो बहुत सिंपल सी अकाउंटिंग बनती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर, यही बनती है। तो नेट में यही एंट्री होगी, बिलीव मी, लेकिन प्रोसेस के थ्रू। और वो प्रोसेस क्या है, पहले एप्लीकेशन के पैसे आएंगे तब रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और इसके बाद जो पैसा आया वो हम रिकॉर्ड करेंगे कि किन किन का पैसा आया, और उस पैसे को एक्नॉलेज करेंगे और अपने कैपिटल का पार्ट बनाएंगे। तो क्या एंट्री होगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, बीइंग कैपिटल रेज्ड। इतने की कैपिटल आपने रेज कर दी। पहली स्टेज बेटा कंप्लीट। 2 रुपये हमें मिल गए, हमने 2 रुपये से अपनी कैपिटल बढ़ा दी। अब बेटा शेयर होल्डर खुद पैसे देंगे कि मैं बोलूंगा तब देंगे? मैं ड्यू करूंगा तब देंगे। तो आओ बेटा पहले ड्यू करें। शेयर अलॉटमेंट के थ्रू पैसे चाहिए तो मैंने डेबिट कर दिया टू शेयर कैपिटल, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। और फिर आप मुझे पैसे देंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। ओके, सिमिलरली फॉर फर्स्ट कॉल क्या एंट्री होगी, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिटेड to share capital and bank debited to what, to share first call।
और बेटा ऐसे ही लास्ट कॉल और सेकंड कॉल की एंट्री, शेयर सेकंड कॉल डेबिटेड टू शेयर कैपिटल एंड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड कॉल। डन। करो बेटा नोट डाउन फटाफट से, नोटिंग बेटा पूरी करना, उसमें कंजूसी करोगे तो मार्क्स कम होंगे, ध्यान रखना। सारी चीज़ें जो आपने नोट करी होंगी बिलीव मी वहीं से आएंगी, नहीं नोट करी होगी तो मिस कर जाओगे। Yes done everyone। तो आओ जी बेटा अब एक और कॉन्सेप्ट देखें, दैट इज सॉल्यूशन फॉर ओवर सब्सक्रिप्शन। हाउ टू मैनेज ओवर सब्सक्रिप्शन। अंडर और पार सब्सक्रिप्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर खुद ही कम शेयर मांग रहे हैं, तो कम मांग रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर वो ज़्यादा शेयर के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन मेरे पास कम है तो बेटा दिक्कत है। ओके, तो दिक्कत है। तो इसको हम मैनेज कैसे करें? एक सिचुएशन लेते हैं हम लोग बेटा सिचुएशन लेते हैं। आप हैं, आपका ब्रदर या आपकी सिस्टर है, जो भी है रियल, और साथ में पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा, और आपने बेटा एक पिज़्ज़ा ऑर्डर करा। ठीक है जी, क्या ऑर्डर करा? पिज़्ज़ा के मान लो 4 स्लाइसेस हैं, तो आपने चारों लोगों के लिए करा, आप 4 ही लोग हैं। ठीक है जी, आपने जोमेटो स्विगी से पिज़्ज़ा ऑर्डर करा, वो आने ही वाला है। और बेटा 10 मिनट के बाद बेल बजी, और वो होता है ना कैमरा सा जिसमें हम देख लेते हैं। आपने कैमरे से देखा तो कौन होगा? पिज़्ज़ा वाला होगा? नहीं बेटा, आपके 2 कज़न ब्रदर्स आ गए। ठीक है जी, पिज़्ज़ा आने से पहले वो आ गए, तो बेटा क्या करोगे? ऑर्डर कैंसिल कर दोगे? क्या करोगे बेटा बताओ? उनको गेट ही नहीं खोलोगे? बेटा बुलाना पड़ेगा कि नहीं बुलाना पड़ेगा? बुलाना तो पड़ेगा। तो आपने उनको बुलाया, उनको बिठाया, 2 मिनट के बाद दोबारा बेल बजी। आप कौन आया? आप पिज़्ज़ा वाला आया। ओके बेटा, पिज़्ज़ा वाला आया तो पिज़्ज़ा तुमने ले लिया, पेमेंट पहले ही कर दी होगी या कर दी। अब पिज़्ज़ा है तुम्हारे पास जिसमें है 4 स्लाइस, और 4 तुम बच्चे हो गए और पेरेंट्स हैं 2, 6 लोग हैं, स्लाइसिस 4 हैं। बेटा कैसे बांटेंगे, कैसे एलोकेशन करेंगे? क्या करोगे बेटा? 6 से कर लोगे, 4 कैसे इक्वल टाइप करके ये कर लेंगे। तो ये तो सबसे ईजी सोल्यूशन है, ताकि सबको मिले एक इक्वल प्रोपोर्शन। तो इस प्रॉब्लम का क्या क्या सोल्यूशन है वही हमको देखना है। तो पहला सिनेरियो या केस 1 क्या करेंगे? पूरी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन। क्या बेटा सोल्यूशन? प्रो रेटा में बांट दिया, प्रोपोर्शनेट कर दिया, मीन्स प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दिया। प्रो रेटा मीन्स प्रोपोर्शनेट, नथिंग एल्स। इक्वल अपने हिसाब से बांट दिया। ओके, या तो ये सोल्यूशन हो गया, पापा मम्मी हम 4 सबने खाया। और बेटा दूसरा क्या तरीका हो सकता है? केस 2 और क्या हो सकता है? यस, कौन है एक्स्ट्रा? उनको मना कर दोगे बेटा, अच्छा लगेगा। कल को तुम में भी उनके घर जाना है बेटा, तुमने तो पिज़्ज़ा मंगाया, वो पता नहीं क्या क्या मंगाए, अच्छा लगेगा तुम्हारे सामने वो खा रहे होंगे, तुम्हें पूछेंगे नहीं। नहीं बेटा पैसे नहीं है, और पैसे तो एक ही पिज़्ज़ा के थे, वो आ चुका है। तो कैसे होगा? स्टोरी चल रही है, स्टोरी में आंसर दो। अच्छा, जो पहले उठा ले, लड़ाई झगड़ा घर में ही। हाँ जी, पापा आपके उठाने आ रहे हैं और आप पहले उठा लेंगे, ऐसे करेंगे बेटा, अच्छा लगेगा? घर में भगदड़ मच जाएगी बेटा, पिज़्ज़ा खाया कम जाएगा, गिरेगा ज़्यादा।
बेटा क्या हो सकता है ऐसी सिचुएशन में? जनरली क्या होता है, हमारे मम्मी लोग बोलते हैं मेरा पिज़्ज़ा वीज़ा खाने का मन नहीं है, मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती, मैं तो खाना ही खाऊंगी। ऐसा होता है कि नहीं? वो अपने आप को पहले ही एक्सेप्शन में डाल देती हैं कि ये तुम लोग खाओ, मुझे पिज़्ज़ा वीज़ा खाने से दिक्कत होती है, मैं ये चीज़ नहीं लूँगी। ठीक है बेटा, तो अब क्या हुआ, एक पर्सन तो गेम से आउट, तो वो क्या हो गया, वो हो गया रिजेक्ट, चाहे सेल्फ रिजेक्ट हुआ या कुछ भी हुआ। और दूसरा, अब बाकी कितने लोग बचे, 5 लोग, स्लाइस कितने हैं, 4, तो वो हो जाएगा प्रोरेट। ठीक है जी, और क्या हो सकता है? अब जैसे ही हम पिज़्ज़ा का बेटा स्लाइस कट करने लगे ना, क्योंकि पिज़्ज़ा कम था, एक तो वैसे ही स्लाइस है कटा हुआ, आप उसको भी काट रहे हो, तो आपका जो छोटा भाई था वो रोने लग गया कि क्या एक स्लाइस भी नहीं मिलेगा क्या, इतने बुरे दिन आ गए, मैं तो नहीं खाऊंगा, शोर मचाने लग गया। अब छोटा बच्चा बेटा, उससे थोड़ी कोई लड़ाई झगड़ा है, छोटे बच्चे से तो नहीं लड़ सकते। तुम जैसे नालायक हो, तुम तो कह दोगे मत खा, 2 थप्पड़ मार के सुला दोगे उसको बेटा। लेकिन पेरेंट्स भी घर पे ही हैं, तो अभी तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो इतने, तो बच्चा बेटा रो रहा है, तो क्या करेगी मम्मी, क्या कहेंगे पापा, इसको तो बेटा प्लेट में एक स्लाइस दे दे, तुम लोग बांट लो, इसको दे दे, मैं नहीं खाती। ठीक है जी, पापा भी कह रहे हैं चलो मुझे भी मत दो, तुम चारों ले लो, और मतलब तुम 3 ही बचे और इसको तो पूरा स्लाइस ही दे दो। ऐसा भी हो सकता है कॉम्बिनेशन। तो अब देखो इसमें क्या क्या हुआ, एक को तो हमने क्या कहा कि भाई तू तो भैया मत लड़, तेरे को तो हमने दिया फुल अलॉटमेंट, जितना तेरा हिस्सा था तुझे पूरा दिया। बाकियों ने क्या करा, बाकियों ने आपस में बांटा, और एक मदर तो थी ही रिजेक्ट वाली, तो उनको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है जी, ओके, और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और भी कुछ हो सकता है। स्लाइस कितने थे, 4, लोग कितने थे, पापा मम्मी ने कहा हम तो बड़े हैं, हम तो खाते रहते हैं, तुम खाओ बेटा, तुम्हारी उम्र है सब चीजें खाने की। ऐसा होता है, तो पापा मम्मी दोनों गेम से आउट, लोग कितने बचे बाकी, 4, स्लाइस भी कितने हैं, तो क्या बना कॉम्बिनेशन, 2 सिनेरियो बने, या तो फुल ही मिलेगा तो, या तो रिजेक्ट ही होगा। उन्होंने कहा क्या इन स्लाइस को भी कट करोगे, बड़ी मुश्किल होगी, तो तुम चारों ले लो, हम लोग फिर कभी खा लेंगे। ठीक है जी, तो 4 लोगों ने एक एक स्लाइस लिया और पापा मम्मी ने कुछ भी नहीं लिया। ठीक है बेटा, इसके अलावा कुछ बन सकता है क्या, बताओ बेटा, इसके अलावा क्या बन सकता है, बताओ बताओ बताओ। अब मम्मी मना कर रही थी कि मुझे जरूरत नहीं, हम समझ गए कि मन तो उनका भी बेटा कर रहा होगा, लेकिन वो हमारे चक्कर में या पिज़्ज़ा स्लाइस कम के चक्कर में अपना शेयर नहीं ले रही या मना कर रही हैं, तो हमको अच्छा नहीं लग रहा कि मम्मी पापा क्यों नहीं ले रहे, हमें भी तो नहीं अच्छा लग रहा। तो हमने कहा ऐसे तो नहीं, वो बच्चा छोटा रो रहा है उसको पूरा दे देते हैं, लेकिन हम तो सब बड़े हैं, हम भी अब कहाँ छोटे रहे, हम सब मिलके खाएंगे पिज़्ज़ा। तो बेटा एक तो क्या हो गया फुल, और बाकी सब ने पिज़्ज़ा मिलके खाया, तो क्या प्रोरेट, एक फुल और प्रोरेटा, रिजेक्ट कोई भी नहीं है, सब ने बेटा पिज़्ज़ा का टेस्ट किया, रिजेक्शन कैटेगरी कोई भी नहीं है। अब बेटा इसके बाद भी एक कैटेगरी बन सकती है, लास्ट कैटेगरी, बताओ क्या, बताओ क्या, बताओ क्या, बताओ क्या। ये मैक्सिमम कैटेगरी है जिसमें बहुत सारी चीजें होंगी। एक छोटा बच्चा जो रोने लग जाता है उसको तो फुल दो, ठीक है बेटा। एक मम्मी जो कहती है कोई बात नहीं, वो रिजेक्ट। अब 2 कैटेगरी क्या बनेगी, हाँ जी, एक फुल दे दिया, एक रिजेक्ट हो गया, तो अब स्लाइस कितनी बची, 3, और व्यक्ति कितने बचे, 4। तो बेटा 3 स्लाइस हैं और 4 व्यक्ति हैं, तो काटा पीटी करनी पड़ेगी कि नहीं, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और कभी आपने भी किया होगा तो उसमें लड़ाई होती है कि नहीं, तेरे को इस एलोकेशन में ज़्यादा फायदा हुआ, ऐसा होता है कि नहीं। आप किसी भी चीज़ को बेटा हाफ कट करोगे ना, कभी सामने वाला व्यक्ति नहीं मानेगा कि आपने सही कट किया। कभी घर पे आपके साथ ऐसा हुआ कि नहीं, पक्का हुआ होगा बेटा। कोई भी ऐसी चीज़ आई होगी जिसको कट करके खाया जाता है, तो उसने कट करा, आपने बोला मैं तो तेरा वाला लूँगा,
तूने पक्का चालाकी की है। आपको हमेशा वही ज़्यादा लगेगा जो उसने कट करा होगा, या दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ही। आप ये नहीं कह सकते बिल्कुल इक्वल हुआ है डिवीज़न। मानते हो कि नहीं मानते? हुआ कभी आपके साथ ऐसा? कभी फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हो बेटा या इकट्ठे खा रहे हो तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती है और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। ठीक है, वो मीठी मीठी लड़ाई होती है, होनी भी चाहिए इस एज में। ठीक है, कि तेरा ज़्यादा है मेरा कम है, ये हम लोग लड़ते हैं ऐसे। ओके बेटा, तो अब इसमें भी क्या होगा, प्रो रेटा दो तरीके से बन जाएंगे। एक को जो थोड़ा कम मिला और एक को मिला तो मिल बांट के, लेकिन उसमें थोड़ा सा उसको कम मिल गया, तो प्रो रेटा 1 और लिख दो प्रो रेटा 2। प्रो रेटा 1 एंड प्रो रेटा 2। ओके, तो ये सारे के सारे केसेस हो सकते हैं अगर फ्लड ऑफ रिस्पॉन्स आया, अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ गया। बेटा लिख ही लो, फोटो खींचोगे ना तो जैसे आपके मोबाइल में पहले 25,637 फोटो पड़ी हैं, ये एक और ऐड हो जाएगी, उसको भी कोई नहीं देखता, ये भी कोई नहीं देखेगा। नोटबुक में लिखो बेटा, स्टूडेंट बने रहोगे तो जल्दी मेंबर बनोगे, पहले ही मेंबर बन जाओगे तो स्टूडेंट तो कभी मेंबर ही नहीं बन पाओगे। मेंबर समझते हो ना बेटा, सीए मेंबर जब क्वालिफाई करते हैं तो हम लोग मेंबर हो जाते हैं। अभी हमारे पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर है, फिर हमारे पास मेंबरशिप नंबर होता है। ये एक आईसी एक एनपीओ एंटिटी है जिसके अंदर सारे मेंबर्स हैं जो क्वालिफाइड है, सबके पास इक्वल वो है राइट। बेटा एनपीओ है, ये भी नहीं पता आपको? हमारा इंस्टीट्यूट एनपीओ है, कितनों को पता था? तुम तो बेटा कई बच्चे तो पढ़ चुके हैं एनपीओ। बिल्कुल एनपीओ, उसका भी बेटा रिसीट एंड पेमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनता है। वो एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, तुम्हें चैरिटी ही कर रहा है वो, कि तुमसे वो लाख रुपए भी नहीं लेता और तुम्हें इतनी बड़ी डिग्री दे देता, जिसको अगर हम कंपेयर करें किसी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन के तो कितनी लाखों में मिलेगी, और तुम्हें 1 लाख भी नहीं लेता इंस्टीट्यूट, सच्चाई है। और वो भी आर्टिकलशिप के जरिए उससे ज़्यादा तुम्हें रिफंड करवा देता है। तो फ्री का कोर्स है बेटा, अगर हम इसको जाने पहचाने। ये तो प्राइवेट कोचिंग है, ये तो इंस्टीट्यूट थोड़ी बोलता है तुम प्राइवेट कोचिंग लो। क्या आप इसके बारे में बता के आए इंस्टीट्यूट को कि हम यहाँ पढ़ रहे हैं? क्या उसको मतलब है? नहीं, उसने तो बेटा तुमसे वो एग्जाम फॉर्म की फीस लिया बस, पेपर लेने के लिए और रजिस्ट्रेशन फी, तो लाख रुपए भी टोटल नहीं होता उसका। इसलिए वो क्या है, एक एनपीओ है, सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। चलो जी, अब और क्या हो सकता है? अब हमने एक्सेस रिस्पॉन्स को दो कैसे ना कैसे मैनेज कर लिया, एडजस्ट कर लिया, और किस्तों में पैसे आएंगे ये भी हम लोगों ने देख लिया। लेकिन उसमें भी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो टाइमली पैसे नहीं देंगे, उनको हम क्या बोलेंगे? और जो टाइम से भी पहले पैसे दे देंगे, कॉल्स इन एडवांस। आज बेटा सारे कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अगली क्लास से क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। तो कॉल्स इन एरियर्स का क्या मतलब हुआ? अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय अ शेयर होल्डर। अमाउंट ड्यू बट नॉट पेड बाय अ शेयर होल्डर। एंड कॉल्स इन एडवांस, अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस नॉट येट ड्यू, जो अभी तक ड्यू भी नहीं हुआ था, ड्यू डेट से पहले ही आपको पैसा मिल गया। डन। कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स इन एडवांस। तो बेटा अगर एरियर्स में मेरा पैसा रहेगा तो अकाउंटिंग वाइज इसको मैं एसेट बोलूंगा कि लायबिलिटी? कॉल्स एरियर्स में है, फ्यूचर में क्या दिख रहा है? पैसा आते हुए दिख रहा है, तो क्या होगी? एसेट। और एसेट का क्या बैलेंस होता है? और अगर एडवांस में आपको पैसा मिल गया तो ये क्या हो जाएगी? और लायबिलिटी का क्या बैलेंस होता है? इतनी सिंपल अकाउंटिंग। ओके जी, तो क्या एंट्री होगी अगर मेरा कुछ पैसा तो मिल गया लेकिन 1-2 शेयर होल्डर ने पैसा नहीं दिया, डिफॉल्ट किया, वो नालायक थे, तो बेटा क्या एंट्री करूंगा? जिन्होंने दे दिया बहुत बढ़िया, बैंक अकाउंट डेबिटेड। जिन्होंने नहीं दिया, कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड। टू जो भी कॉल का नाम है हम अलॉटमेंट मान लेते हैं, चलो टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का 1 लाख रुपए आना था, 90,000 आ गया तो 90,000 बैंक में, 10,000
एरियर है तो 10,000 एरियर में और 1 लाख रुपए शेयर अलॉटमेंट। ओके जी, ऐसे ही अगर एडवांस में आ गया तो बैंक अकाउंट में मान लो कितना आ गया, 1,20 आ गया, जबकि आना ही कितना था, बस 1 लाख, तो 20,000 एक्स्ट्रा आ गया। तो क्या करेंगे, 2 शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पर तो 1 ही लाख आएगा क्योंकि 1 ही लाख की अलॉटमेंट थी। जो ज़्यादा आ गया वो क्या होगा, 2 कॉल्स इन एडवांस, 2 कॉल्स इन एडवांस। ओके बेटा, तो इसकी बात करें तो इस पे अगर आप टाइम पे पैसे नहीं दे रहे और बाकी शेयर होल्डर जो टाइम पे पैसे दे रहे हैं, मुझे उनमें और आप में कुछ फर्क करना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए कि नहीं। हम लोग यहाँ पर जो बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स आते हैं और जिनके नहीं आते, फर्क करते हैं कि नहीं, उनको रिवॉर्ड करते हैं, सबको रिवॉर्ड करते हैं, नहीं बाकियों को डांट भी पड़ती है अच्छी खासी, बाकियों को पता नहीं, मैं तो डांटता हूँ बेटा, मानते हो कि नहीं। तो डिफरेंस करा हुआ है तो मत डिफरेंस होने दो, तुम भी टाइम पे पैसे दो, तुम भी अच्छा एग्जाम करो, टेस्ट करो। तो यहाँ पर उन पे क्या पेनल्टी लग रही है, उन पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। बताओ बेटा कितना परसेंटेज पे इंटरेस्ट चार्ज करो, हाँ जी 10%। तो फिर वो लोग जो जल्दी पैसा दे रहे हैं वो कह रहे हैं हमें तुम इंटरेस्ट दो भी, जब उन पे चार्ज कर रहे हो तो हमें दो। तो बेटा हम चार्ज कितना करेंगे, 10% पर एनम। और यहाँ कंपनी का दिल बड़ा दयालु है और वो तुम्हें और एनकरेज करना चाहती है कि तुम ज़्यादा पैसा दो, जल्दी पैसा दो, तो तुम्हें बदले में 10 नहीं देगी, तुम्हें कितना देगी, वो 12 देगी, 2% और एक्स्ट्रा। चार्ज करेगी 10 और तुम्हें देगी 12%। तो बेटा जब 10% का इंटरेस्ट चार्ज होगा तो क्या एंट्री होगी, शेयर होल्डर से मुझे इंटरेस्ट लेना है। तो बेटा ये जो इंटरेस्ट है, पहले बताओ कॉल्स इन एरियर वाला, ये कंपनी के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है, तो पहले हम ये लिख लेते हैं। और इनकम हमेशा क्या होती है, और कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट क्या है, एक्सपेंस हमेशा क्या होता है, बस ये तो अकाउंटिंग है। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर क्या एंट्री होगी, शेयर होल्डर से पैसा लेना है तो शेयर होल्डर को कर देंगे डेबिट, डेटर बना दिया, पैसा लेना है, क्यों लेना है, क्योंकि इनकम हुई है हमारी, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। ओके जी, और ऐसे यहाँ पर ये एक्सपेंस है तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड टू शेयर होल्डर। और जब हमको पैसा मिल जाएगा कॉल्स इन एरियर का, या जब हम पैसा दे देंगे कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट का, तो क्या एंट्री होगी, जब मिलेगा पैसा तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और शेयर होल्डर को जो डेबिट कर रखा था उसको कैंसिल आउट कर देंगे। और जब पेमेंट कर देंगे कॉल्स इन एडवांस की, टू बैंक पेड एंड रिसीव्ड। करो बेटा फटाफट से नोट डाउन। करो 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 करो। Done everyone? ओके। अब कंपनी की हम शेयर की बात करें तो कंपनी चाहे तो अपने शेयर को भी अलग अलग वैल्यू पे क्या कर सकती है, इशू कर सकती है। ओके जी, तो शेयर्स कैन बी इशूड एट, बेटा कैसे कैसे इशू हो सकता है, 10 रुपए का शेयर 10 रुपए पे इशू करूं ऐसा जरूरी है नहीं, तो या तो पार पे इशू हो सकता है मतलब 10 ही रुपए पे, और किस पे हो सकता है, प्रीमियम पे। मुझे लगता है कि मेरा शेयर 10 से भी महंगा बिक सकता है, मेरी कंपनी इतनी रिप्यूटेड है, मेरे फाइनेंशियल इतने स्ट्रांग हैं, तो मैं 10 ही क्यों मांगू। मैं हालांकि रिस्क ज़्यादा ले रहा हूँ, जितने ज़्यादा महंगा मांगूंगा उतना शेयर होल्डिंग कम मिलने की एक्सपेक्टेशन है, और वो 90% वाला क्लॉज एक्टिवेट हो सकता है। तभी भी रिस्क ले रहा हूँ बिकॉज आई नो कितनी भी बुरी हालत हो मेरी कंपनी का शेयर ओवर सब्सक्राइब ही होगा। और बेटा प्रैक्टिकली ओवर सब्सक्राइब कुछ कम नहीं होता, मल्टी ओवर सब्सक्राइब्ड होता है, बहुत ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब। ओके बेटा, तो प्रीमियम पे हम इशू करेंगे तो मान लेते हैं 10+2 पे, हमें पता है हम इतना पैसा भी जुटा लेंगे। और अगर हमें लगता है नहीं भाई हमारा 10 रुपए पे भी लोग शेयर नहीं लेंगे,
तो इनको थोड़ा लालच दो, और लालच के लिए क्या इशू करूँगा, डिस्काउंट पे इशू करूँगा। 10 का शेयर 8 रुपये में, और इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर बेटा डिस्काउंट और सेल होता है, भीड़ अपने आप भागी भागी आती है, कुछ सस्ता मिल रहा है, चाहे बेटा MRP चेंज करके ही फिर वापस से सस्ता कराओ, लेकिन तसल्ली रहती है सस्ता तो कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और इसी में इन्वेस्टर फंसता है, क्योंकि लालच क्या है, बुरी भला है। सुना हुआ है कि नहीं? तो कंपनी एक्ट 13 ने कहा हमारा इन्वेस्टर बड़ा भोला भाला है, ये गलती कंपनी की है कि वो डिस्काउंट लगाती है, हमारा शेयर होल्डर फंस जाता है और उसके 8 रुपये बर्बाद हो जाते हैं। 10 रुपये पे तुम्हें कोई वैल्यू मिले, एडवांटेज मिले, वो कई गुना बेहतर है बजाय कि 8 रुपये जीरो हो जाए। यस और नो? महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, सुना होगा। तो इस सस्ते के चक्कर में हम फंसते थे। कंपनीज एक्ट 13 ने क्या बोला कि इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा बेटा, ये अलाउ ही नहीं है। और इसके हवाले से एक सेक्शन दिया, सेक्शन 53 के हवाले से। सेक्शन 53 इंसर्ट किया और बोला नाउ इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट इज प्रोहिबिटेड बिकॉज इट इज यूजली यूज्ड टू बिट्रे द इनोसेंट इन्वेस्टर। उनको धोखा देने के लिए, उनका पैसा बर्बाद करने के लिए किया जाता है, और कंपनियां फ्रॉड करती हैं और आपको डिस्काउंट भी इशू करके पता चलता है उस कंपनी में कोई दम ही नहीं था, और आपका 8 रुपये बेटा 8 नहीं है, 8 के आगे इंटू करते जाओ वो बढ़ता जाएगा, 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, वो करोड़ों में बातें चली जाती। ठीक है जी, तो तुम्हें बचाने के लिए ये भी पॉइंट लेकर आया गया, नोट इट डाउन फटाफट से। डन। तो इसका मतलब अब हमें बस 2 ही तरह की अकाउंटिंग सीखनी है, एक पार वाली और एक प्रीमियम वाली। हमारा 33.33% कोर्स तो कंपनीज एक्ट 13 ने खत्म कर दिया। अगर मैं अपनी बात करूं, जब हम लोग पढ़ते थे अकाउंटिंग तो बड़ा डिस्काउंट के भी क्वेश्चंस होते थे, डिस्काउंट का भी एक अलग एरिया था, वो तो अब तुम्हारा डिलीट ही हो गया। तो कोर्स क्या हुआ, कम हुआ। अब तुम्हें बस पार और प्रीमियम की चीज़ों को समझना है। पार को तुमने समझ ही लिया है, और अब हम लोग बात करते हैं प्रीमियम की। तो लिखो बेटा फटाफट से, when shares are issued at a premium, जब शेयर्स को हम इशू करेंगे किस पे, प्रीमियम पे। सो राइट इट डाउन, when a company issues its shares, when a company issues its shares at a price above than face value, at a price above than face value, it is said to be issued at a premium। तो क्या बोला जाता है कि इशू किस पे हुआ है, प्रीमियम पे हुआ। इट इज सेड टू बी इशूड एट अ प्रीमियम। नाउ द क्वेश्चन इज, ये प्रीमियम पे जो इशू हुआ, चाहे 2 रुपए ज्यादा पे हुआ कि 5 रुपए पे, ये 2 और 5 कहां पर लेगी कंपनी, एक्स्ट्रा वाले पैसे अलॉटमेंट पे लेगी। क्यों, एप्लीकेशन पे नहीं ले सकती, फर्स्ट कॉल पे नहीं ले सकती। अगर लिखा नहीं है, अगर साइलेंट है तो क्या मानेंगे, अलॉटमेंट। अदरवाइज वो कहीं पर भी हो सकता है, जैसा क्वेश्चन बताएगा। तो लिखो, इफ अ क्वेश्चन इज साइलेंट about at which stage premium money is collected, at which stage premium money is collected, we assume it at allotment stage। बेटा नोटिंग प्रॉपर करना, आपको रिवाइज करना होगा, बहुत फ्लो में रिवाइज करते जाओगे स्मूथली। तुम 4-5 घंटे भी बैठोगे, तुम्हारा कंपनीज की यूनिट काफ़ी हद तक सब चीज़ें होंगी, नोट होंगी, सारे कॉन्सेप्ट होंगे, बहुत जल्दी तुम रिवाइज कर लोगे। आगे तुम्हारे को मैं 1 दिन में पूरी कंपनी रिवाइज करने की टेक्निक बताऊंगा,
मतलब 30 नंबर तुम्हारा जिस दिन मन करे अकाउंट्स पढ़ने का तुम पूरा रिवाइज कर सकते हो बेटा, 30 नंबर तुम्हारे पास। ठीक है बेटा, उसके लिए नोटिंग यही वाली जो लिखवा रहा हूँ तुम्हारे पास अवेलेबल होनी चाहिए, किसी और की नोटिंग नहीं। सर पड़ोसी नोट कर रहा है इससे फोटोकॉपी करा लेंगे, नहीं, मजा आएगा बिल्कुल। अपनी नोटिंग की वैल्यू सबसे अलग होती है। ओके, आगे लिखो, द प्रीमियम सो कलेक्टेड, द प्रीमियम सो कलेक्टेड will be credited to a separate account। जो प्रीमियम मिलेगा वो शेयर कैपिटल में नहीं जाएगा, वो एक सेपरेट अकाउंट में जाएगा। और क्या होगा उसका नाम? नोन एज रिजर्व एंड सरप्लस, नोन एज सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। रिजर्व एंड सरप्लस तो बेटा हेड होता है, हेड होता है जिसके अंदर सारे रिजर्व आते हैं। वैसे कहां जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। डन। तो इसकी जर्नल क्या होगी जब हमें प्रीमियम वाला पैसा मिलेगा? बेटा पहले तो हम ड्यू करेंगे अलॉटमेंट को, जो हम मान के चल रहे हैं कि अलॉटमेंट पे चलो मिला होगा। शेयर अलॉटमेंट डेबिटेड, 2 रुपये ऐड करके, तो यहाँ फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम दोनों आएगा। टू शेयर कैपिटल ओनली फेस वैल्यू, और बाकी टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा। ओके बेटा, और इसके बाद आपको पैसा मिल जाएगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट। इसमें कितना अमाउंट आएगा? फेस वैल्यू प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम, जो आपको टोटल पैसा, जो आपको टोटल पैसा मिला। डन, क्लियर है सबको? ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट। बहुत कुछ हमने आज कर लिया जो टारगेट था, लेकिन क्लास अभी खत्म नहीं हुई है। इससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन आपको घर से करके आने। मैंने आपको बोला कॉन्सेप्ट में कंजूसी नहीं होगी, क्वेश्चन मिल बांट के करेंगे। अभी बहुत बेसिक क्वेश्चन है इसलिए आपको दे रहा हूँ, नहीं तो वो भी खुद ही कराऊंगा। कम टू बेटा पेज नंबर 2 is your homework. Question number 3 is your homework. And question number 4. तीनों बहुत बेसिक क्वेश्चन। 2, 3 and 4 are your homework. पढ़ना खुद से, बेसिक एंट्री करनी है जो आपको बताई थी, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, दैट्स इट। ओके बेटा, सो नाउ मैं आपको मिलूंगा होली के बाद ही, बिकॉज कल आपकी लास्ट क्लास है, फिर आपकी होली की हॉलीडेज होंगी। ओके बेटा, तो होली बेटा कुछ टाइम की होती है, कुछ आवर्स की होती है, पूरा दिन खराब करने का कोई मतलब नहीं है, आधा दिन जरूर कर सकते हो। फेस्टिवल भी कभी कभी आते हैं, दोपहर के बाद कोई होली नहीं मना रहा होता। ओके, तो जो आपके पास 4 दिन होंगे, 4 दिन होंगे, उसमें तुम आधा आधा दिन तो होली मना लेना। होली के बाद तो सैटरडे संडे वो पूरा दिन है तुम्हारे पास पढ़ने के लिए। और अब एग्जाम नियर है बेटा, बाकी टॉपिक्स रिवाइज करो, ये जो पढ़ा है ये रिवाइज करो। ओके, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, ये मत कहना सर पता ही नहीं था क्या पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। पुराने टॉपिक्स को रिवाइज करो, BRS, रेक्टिफिकेशन, इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सेट्रा। ओके बेटा, तो दैट्स इट फॉर टुडे। We'll continue in the next class. Till then, goodbye, take care, stay safe and stay blessed everyone.